ऐसे ही सर का जब हम देखते हैं तो जीवन इसी रूप में चरितार्थ हुआ है। सर की सुबह से लेकर रात तक यानी दिनचर्या रात्रिचर्या सभी में हर रूप में आयुर्वेद का रूप देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज सर के साथ हमें एक अनूठा संगम मिलने वाला है, क्योंकि सर ने जितने भी आदरणीय वैद्य गण हैं जिनको हम बहुत सम्मानजनक रूप से स्वीकारते हैं, उनका नाम लेते हैं, आदरणीय अनंत धर्माधिकारी सर, वैद्य नाना जोशी सर, वैद्य सदानंद सर देशमुख सर, वैद्य रमेश नानल सर, वैद्य दिलीप गाडगिल सर, वैद्य प्रमा जोशी सर, वैद्य प्रकाश सराफ सर, वैद्य योगिनी पाटिल मैम, वैद्य सुनेत्रा सरोदे जी, वैद्य भैयाराव गौतम, वैद्य नाना दावणगणकर, वैद्य पांच भाई दमनिया सर, ऐसे आदरणीय वैद्यों का साथ लेते हुए सर ने इन सभी के साथ जो समय बिताया है वो अपने आप में एक अनूठा संगम है, अनूठा योग है, जो आज हम सभी वैद्यों का यहाँ पे एक संकल्पित रूप से ज्ञान लेने वाले हैं। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों के लिए सर के पास चलते हैं। आदरणीय सर, आपका पुनः यहाँ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ पे जितने भी वैद्यगण हैं उनकी तरफ से डिस्कशंस में ऐसे बहुत बार प्रश्न आता है और हमारे मन में भी ऐसा बहुत सारा प्रश्न आते हैं, उनको हम इस पॉडकास्ट सीरीज के रूप में आगे चलते हैं सर लेते हुए। सर, पहला प्रश्न हमारे सामने ऐसा आता है कि चिकित्सा कैसे करें, इसके बारे में संहिताओं में क्या कहा है, कैसे हम इसकी शुरुआत करें? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए भी और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी। आपने मेरे जिन सारे गुरुजनों का नाम लिया है, इनसे मैंने जो सीखा है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूंगा। और एक्चुअली चिकित्सा पद्धति, इस विषय के ऊपर बात करना या चिकित्सा के बारे में किसी ने भी बात करना, इसके लिए सबसे पहला जो एक क्राइटेरिया आवश्यक है वो है कि आप खुद चिकित्सक होने चाहिए। जो कभी रुग्ण देखता नहीं है, जिस व्यक्ति ने कभी खुद अकेले ने किसी एक रुग्ण को भी ठीक नहीं किया है या उसका निदान करने का प्रयास नहीं किया है, वो कभी भी चिकित्सा पर बोलने का उसने कभी क्या कहते हैं, दुस्साहस नहीं करना चाहिए। या बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो रुग्ण देखते नहीं है वो चिकित्सा के ऊपर बात भी नहीं कर सकते हैं। कितने भी श्लोक कंठस्थ हो, कितने भी ग्रंथ कंठस्थ हो, पर अगर वो प्रत्यक्ष रुग्णानुभव नहीं ले रहा है, अगर वो प्रत्यक्ष चिकित्सा नहीं कर रहा है, तो उसको चिकित्सा कभी नहीं समझेगी। चाहे वो आयुर्वेद की हो, एलोपैथी की हो, होम्योपैथी, कोई कोई भी फ्लैट, ये नियम सभी फैकल्टी के लिए है। आपने अगर रुग्ण देखा है या रुग्ण अकेले नहीं या किसी को करते हुए, पहले तो आपको देखना पड़ता है कोई कर रहा है। मतलब गुरुजनों के पास जाकर आपको बैठकर सालों, मतलब वर्षों तक आपको समर्पण देकर वो सारे चिकित्सा के जो सिद्धांत है उनको क्लिनिकली कैसे इंप्लीमेंट करें, ये आपको पहले देखना पड़ता है। तब आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, मैं अब रुग्ण परीक्षण कर सकता हूं। और दूसरा नियम, आप जब खुद प्रैक्टिस करने के लिए शुरू करोगे या खुद रुग्ण परीक्षण करोगे, तब आपने जो सीखा है उसका आप उपयोग करोगे। और इसलिए अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में जो प्रथम श्लोक है, मतलब पहला अथा तो आयुष्कामी अध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्मः भगवान वगैरह वो हो गया, फिर बाद में रागादि रोगान सततानुशतकान, ये इंट्रोडक्टरी सूत्र भी उसका हो गया। प्रत्यक्ष विषय शुरू करने का जो पहला श्लोक है कि आयु कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदर। अब ये परम आदर रखना चाहिए, आयुर्वेद के उपदेश पर परम आदर रखना चाहिए। इसका अगर टीकाकार नहीं होते या टीकाकारों ने नहीं लिखा उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते, तो हम क्या अर्थ लेते? संहिता को लाल कपड़े में लपेटो, गले में लगा के घूमो सब जगह पे। ठीक है, वो भी ठीक है, भक्ति करने में कोई गलती नहीं है। आप भक्ति करो, सिर पे उठाओ, गले लगाओ, सब जगह उसको लेके जाओ, अच्छा है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन आदर करना, इसका अर्थ क्या है? भक्ति तो शुरुआत है, भक्ति करनी है, भक्ति का शुरुआत है, लेकिन आगे वो कर्म में परिणत होना चाहिए। भक्ति की परिणति ये कर्म में जब तक परिणत नहीं होती है, तब तक
वो भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति जब जिस समय किस समय भक्ति आपको फायदा देगी या आपको कोई एक उसका आपका फायदा मतलब दो प्रकार का, एक उस रुग्णों को भी फायदा होना चाहिए आपके ज्ञान का और आपको भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि ये उपजीविका का भी साधन है वैद्य का। इसलिए दोनों को फायदा होना चाहिए, दोनों उसका रोग भी ठीक होना चाहिए और वैद्य की उपजीविका भी होनी चाहिए। ये कब होगी? जब तक आप कर्म नहीं करते हो। चरक संहिता गले लगाकर मैं बैठा रहूंगा तो मेरा घर भी नहीं चलेगा और ना किसी रुग्ण का कोई रोग ठीक होने वाला है। मैंने उस चरक की मैंने जो भक्ति की है, संहिता की जो मैंने भक्ति की है, मैंने माँ की तरह पूजा है संहिता को, मैं माँ कहता हूं, वो मेरी माँ है, क्योंकि मेरा घर चलता है उसके कारण। उसमें जो लिखा है, जो कल्प लिखे हैं, वो मेरा पालन पोषण करती है। तो जो मेरा पालन पोषण करती है, जो मेरे बुद्धि का पालन पोषण करती है, जो मेरे घर का, मेरे आज बदन पे जो कपड़े हैं, मेरे घर में जो खाना है, मैं जो भी काम कर रहा हूं, जहां जा सक जो भी साधन है, वो संहिता के कारण है। इसलिए संहिता ये मेरी माँ है, मैं उसको माँ की तरह देखता हूं। इसलिए ये मेरी भक्ति हो गई। लेकिन उसको जब कर्म में परिणत नहीं होती है, तब तक वो भक्ति किसी काम की नहीं, वो निष्फला भक्ति उसको कहते हैं। फलदायी भक्ति कब है? जब आप उस भक्ति से जो सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसका आप व्यवहार में जो इंप्लीमेंटेशन करोगे, उसका उपयोग करोगे, तो वो भक्ति काम की है। इसलिए अरुण दत्त टीकाकार ने ये आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः, इसकी टीका करते समय ऐसा कहा है कि आदर रखना मतलब क्या है। तो तीन स्थिति बताई है आदर रखने की। एक, पाठ, मतलब आप पहले पठन करो पूरी संहिता अथ से थी, केवल सूत्र स्थान है, जो केवल पोर्शन में है वो नहीं। या मैं जिस सब्जेक्ट में मैंने एमडी किया है, मैं समझो बालरोग में एमडी किया है, तो मैं केवल बालरोग के अध्याय पढ़ूंगा। समझो मैंने शालाक्य में एमडी कर रहा हूं, तो मैं केवल शालाक्य के अध्याय पढ़ूंगा। ये नहीं होना चाहिए। अथ से इति सारी, क्योंकि बेसिकली हम सारे काय चिकित्सक हैं। हम अग्नि की चिकित्सा करेंगे, हम दोषों की चिकित्सा करेंगे, हम व्याधि की चिकित्सा करने वाले हैं, शरीर की चिकित्सा करने वाले हैं। तो सारे बेसिकली काय चिकित्सक है। बाद में फिर वो शल्य तंत्र है, शालाक्य तंत्र है, बाल रोग है, स्त्री रोग है, वो आगे की बात है। लेकिन पहले हम काय चिकित्सक हैं, और उसीलिए पहले पाठ करो, पहले पूरा संहिता पढ़ो। द्वितीय, अवबोध, जो लिखा है उसको समझने का प्रयास करो। मुझे आज ही एक विद्यार्थी का मैसेज आया कि सर मैं लास्ट ईयर में हूं और मैं रिसर्च करता हूं, मैंने आज तक इतने रिसर्च किए, अभी मुझे आगे इस पे रिसर्च करना है, तो आप कुछ बताइए। मैंने उसको कहा कि अच्छी बात है आप रिसर्च करते हो, लेकिन आपको आयुर्वेद कितना समझा है इसके ऊपर आपने कभी सोचा है? आप 4th ईयर में हो, लास्ट ईयर में है, रिसर्च करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। पहले साधना भाव से, समर्पण से पूरा आयुर्वेद समझने का प्रयास करो। कोई तो एक यहां पे ऐसा आया है, योर अकाउंट इजंट अलाउड टू ज्वाइन द एक्टिविटी। आई एम मतलब मैं दिख रहा हूं ना आपको? यस यस सर, नो प्रॉब्लम, आपका विजिबल है स्क्रीन भी और वॉइस भी। ठीक है, ठीक। तो मैंने कहा रिसर्च करो, आप रिसर्च करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आपको विषय समझा है क्या? चिकित्सा कैसे करते आपने देखी है क्या? चिकित्सा कभी आपने की है क्या? आप रिसर्च कैसे कर रहे हो? तो ये जो एक आया है ना फैड कि आयुर्वेद से क्या कहते हैं उसको, जल्दी फेम प्राप्त होनी चाहिए, जल्दी पैसा प्राप्त होना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे विद्यार्थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके पीछे अभी मत लोगो आप। ये सारा मिलेगा आपको एक योग्य समय में। मैं 2005 में बीएमएस हुआ, आज 2024 में मैं लेक्चर देने के काबिल हूं। इतने साल हमने काम किया है, तब थोड़ा बहुत आ रहा है। जल्दबाजी मत करो किसी चीज की। इसलिए अवबोध के लिए समय देना पड़ता है, चिकित्सा का अवबोध करने के लिए समय देना पड़ता है। और तृतीय है अनुष्ठान। जिसका पठन किया, जिसका अवबोधन किया, उसका मुझे अनुष्ठान करना है, व्यवहार में लाना है। पहला अनुष्ठान मेरे ऊपर होना चाहिए, शोधन मैंने करने चाहिए, रसायन मैंने सेवन करना चाहिए, हेतु वर्जन मैंने पहले करना चाहिए, दिवास्वप मैंने पहले वर्जन करना चाहिए, या ऋतुचर्या का पालन मैंने पहले करना चाहिए, फिर मैं दूसरों को बताने के काबिल हो सकता हूं। मैं अगर पालन नहीं करूंगा तो मैं दूसरों को कैसे बताऊंगा? जो गंजा है आदमी, वो दूसरों के
केश पतन और केश खालित्य पालित्य की चिकित्सक, उसके ऊपर विश्वास कौन रखेगा जिसके खुद के सर पर बाल नहीं है? मेरी बात आप ठीक से समझिए। इसलिए चिकित्सा के बारे में संहिता में क्या है, इसके प्रश्न के मैं पास आ रहा हूं, लेकिन उससे ये थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने बताया कि आपको पहले पठन करना है, फिर उसका अवबोध करना है, और फिर उसका अनुष्ठान करना है। इसके लिए साधना स्वरूप में समर्पण से आपको रहना पड़ेगा। रील बनाकर जल्दी फेमस होने के पीछे मत जाइए, ये एक प्रकार का विष है। मैं 17 साल 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने आज तक एक भी पेशेंट का रील नहीं बनाया है। धर्माधिकारी सर को रील बनाने की कोई जरूरत नहीं, तपन कुमार जी को रील बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नानल सर जी को रील बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोटेचा सर ने कभी रील बनाए नहीं है, या बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, या अभी जो देवेंद्र त्रिगुणा जी, एल महादेवन जी, ये कभी रील बना के बड़े नहीं हुए हैं। इसके पीछे मत लगो अभी। तो आपका, मैं फिर से विषय पर आता हूं कि हमें साधनारत होना चाहिए, समर्पण भाव से होना चाहिए। अब चिकित्सा के बारे में संहिता में क्या है? मैं कहता हूं संहिता में चिकित्सा ही है, दूसरा क्या है? चिकित्सा ही सारा संहिता में है। संहिता में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो नॉन क्लिनिकल है। ऐसा एक भी वाक्य, दिनचर्या क्यों बताई? वो चिकित्सा के लिए बताई है, दो कारणों के लिए बताई कि जिसको, जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य रक्षण हो, ये भी एक प्रकार की चिकित्सा है। ये विचार अन्य किसी पैथी में नहीं है कि कोई बीमारी ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी के पैथी क्या करते हैं, आप पहले बीमार हो फिर हम आपकी चिकित्सा करेंगे, लेकिन केवल आयुर्वेद का ये विचार है कि कोई बीमारी ना हो। सर्वेप्य सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे संतु निरामया, सभी को आमय भी ना हो, शारीर और मानस व्याधि ना हो, ये हमारा आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है। व्याधि होने के बाद चिकित्सा करना ये तो अगली बात है, पहले कोई बीमारी ना हो। ऐसा कहते हैं हमारे इसमें कि वैद्य और वकील जो एडवोकेट, इनके पास ज्यादा जाना नहीं जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको जाने की, तब आपका आयु सुखायु हितायु है। लेकिन आज फैशन है, अब तक 56, मतलब इस पूरे शहर में एक भी डॉक्टर छोड़ा नहीं है, और सारे वकील मेरे अलग अलग प्रकार के केस लड़ ले, तो इसका अर्थ में कोई बड़ा आदमी है। ये समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा बात नहीं है। ज्यादा मात्रा में हॉस्पिटल होना, ज्यादा वैद्य समाज में आना, ये समाज स्वास्थ्य खराब है, इसका लक्षण है। वैद्य की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर सारे लोग दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करेंगे तो बीमार होंगे ही नहीं। एक्चुअली ये उसका उद्देश्य है कि आपका स्वास्थ्य, आज हम खुद वैद्य दिनचर्या फॉलो नहीं करते, खुद वैद्य ऋतुचर्या फॉलो नहीं करते। आज ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, कितने लोग ग्रीष्म ऋतु का अभिचरण कर रहे हैं? कितने कितने वैद्य हर साल में जो शोधन के काल आते हैं उसमें खुद का करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कोई नहीं करता, लेकिन संख्या बहुत कम है। हमारे विद्यार्थियों का हमारे शास्त्र पर विश्वास ही नहीं है। इसके दो कारण है, एक, विश्वास हो ऐसा किसी ने कुछ दिखाया ही नहीं, दूसरा, जो दिखा रहे हैं उनके पास ये जाते नहीं या उनको फॉलो करते नहीं। ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो आपको पैसे कमाने के पीछे लगे हैं। पैसे कैसे कमान, पैसा मिलता है, पैसा तो कोई भी कमाता है, भिखारी को भी पैसे मिलते हैं, वो भी पैसे के लिए भीख मांगता है। पैसा कमाना कोई कोई कठिन कार्य नहीं है, मिलता है। लेकिन पैसा ये साध्य नहीं होना चाहिए जीवन का, पैसा ये साधन है। चरक कहते हैं आपको अच्छा जीवन सुखायु हितायु के लिए पैसा, आज के जमाने में पैसा साधन है, लेकिन उसके पीछे मत जाइए। अभी विद्यार्थी है तो आप शास्त्र के पीछे जाइए कि मुझे आगे जीवन भर जो जिसके साधन से मुझे कार्य करना है वो मुझे समझा है कि नहीं। मैंने इसी भावना से 17 साल पढ़ाई की है। आपको पता होगा, शायद अक्षर होगा, आज भी रोज धर्माधिकारी सर से बात होती, वीकली एक बार हम पढ़ते हैं आज भी, और खुद सर आज पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। सर की उम्र अभी 75 76 है, सर आज भी रोज पढ़ते हैं। मेरे दूसरे गुरुजी नानल सर आज भी पढ़ते हैं। मेरे सर देशमुख सर जिनके कारण मैं पीएचडी हूं, एमडी हूं, वो आज भी एट द एज ऑफ 78 प्रैक्टिस करते हैं। ये रिटायर नहीं हुए हैं कोई। वैद्य कभी रिटायर नहीं हो सकता,
इसलिए संहिता, चिकित्सा के बारे में संहिता में क्या है, वो प्रश्न है, उत्तर ये है कि संहित चिकित्सा ही है सारे जगह। चरक शारीर स्थान के 5वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन किया है। उद्देश्य क्या है मोक्ष का? सब वैद्यों ने, सब समाज ने संसार का त्याग करना है? नहीं, वो नैष्टिक चिकित्सा के लिए कहा है कि जिनको उस प्रकार के व्याधि है या जो उस मार्ग में जाना चाहते हैं उनके लिए नियम है। और जो उस मार्ग में नहीं जाना चाहते, मतलब जो चरक शारीर स्थान में मोक्ष का अध्याय लिखता है, वही चिकित्सा में मद्यपान की विधि भी लिखता है। वो ऋतुचर्या में आप जाके पढ़िए, पित्त दोष का उपक्रम ऋतुचर्या ग्रीष्म ऋतु की, कोई रसिक व्यक्ति लिख सकता है। मतलब ये कोई विरक्त व्यक्ति ने लिखे हुए ग्रंथ नहीं है। संसार के या मानवीय जीवन के हर एक अंग का स्पर्श, हर एक चीज का आपको उसमें समावेश मिलेगा। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आज भी समाज में है और जिसका उल्लेख चरक में नहीं है। ऐसी एक भी घटना नहीं है। और इसलिए वो चिकित्सा की दृष्टि से ही सारा विचार किया है। जो भी विचार किया है, जो भी निदान है, जो भी चिकित्सा है, वो चिकित्सा की दृष्टि से ही। इसका अलग से विचार अगर करना है तो वो हम आगे जो हमारी चिकित्सा पद्धति नाम का हम जो 15 लेक्चर की सीरीज ले रहे हैं उसमें हम विस्तार से विचार करने वाले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से पठन, अनुष्ठान और इसका अनुपालन करते हुए जिस तरीके से 20 संहिता का आपने लिया, और ये संहिता अपने आप में चिकित्सा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हम सबको बताया था। डेफिनेटली हम भी प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं हम भी ये समय निकाल के सभी लोग पढ़ पाए। सर, इसी दौरान बहुत सारे प्रश्न और आते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ये आता है कि सर निदान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम संहिता पढ़ते हैं तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि ये कैसे वे कैसे, और इनका कंक्लूसिवली फिर से आके वहीं अटकते हैं कि निदान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, जिस विषय पे हम थे उसी को मैं पहले बोलता हूं कि निदान करने के लिए भी संहिता आपको साधन है। आप जो व्यवहार करने वाले हैं, आप जिस रुग्ण का निदान करने वाले हैं, वो किसके साधन से करने वाले हैं, आपको उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलने वाली है, वो संहिता में मिलने वाली है। या आप जिस गुरुजी के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनसे मिलेगी, लेकिन उनको भी कहां से मिली है? शायद उनके गुरुजी से मिली है या संहिता से मिली है। और सारे ऐसे पीछे पीछे जाएंगे तो वो संहिता से ही मिली, जो ये ग्रंथ है। तो संहिता में क्या है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ में कुछ चीजें हमें प्रैक्टिकली डेवलप भी करनी पड़ती है, जो कालतः बदलती है, जो व्यक्तितः बदलती है और देशतः भी बदलती है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे सब निदान के पास जाने से पहले कि जब तक आप रुग्ण खुद देखते नहीं, मतलब मेरे पिताजी कहते थे कि 1000 दिन का वेटिंग पीरियड होता है, मतलब 3 साल कम से कम। ऐसा आप किसी के भी बेटे हो, बड़े भारत रत्न जिसको मिला है ऐसे वैद्य के बेटे हो या बेटी हो, फिर भी आप जब खुद प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो आपको वेटिंग पीरियड तो होना ही होना है। वो जैसे आम पकने के लिए हमें रखना पड़ता है, वैसे वो पकने का काल्य होता है और वो देना पड़ता है। मैंने भी दिया है। और फिर एक बार लोगों को पता चला कि ये अच्छी प्रैक्टिस है, इसका अच्छा निदान है, तो फिर हमारे पास पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, हम सारे 4.5 साल पढ़ाई करते हैं, फिर 3 साल पढ़ाई करते, किस लिए करते हैं? कि मैं अच्छी प्रैक्टिस करूं। हमारे सबका उद्देश्य क्या है? कि मैं एक अच्छा वैद्य हूं, मेरे से अच्छे अच्छे रुग्ण ठीक हो जाए, मेरा नाम भी हो जाए, अच्छा खासा मैं इनकम भी मेरा हो जाए, मेरी सारी जो जरूरत है वो पूरी कर पाऊं, जो सुखायु हितायु का जो लक्षण है वो मुझे प्राप्त हो। ये सारे हमारे सबके उद्देश्य है। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं होगा कि मुझे दुख चाहिए इसलिए मैं यहाँ आया, ऐसा कोई नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य प्रैक्टिस चलने के लिए है, इसलिए संहिता भी उसी उद्देश्य से कहती है। अब जो आपका प्रश्न है वहां पे आता हूं कि निदान करते समय हमें किस बात का विचार करना चाहिए। अब जो प्रश्न है उसका अर्थ कई लोगों के मन में ऐसा है कि निदान मतलब मैं इस व्याधि का नाम कैसे ढूंढूं। आज 90% जगह पे क्या होता है कि पेशेंट सब जगह पे घूम के आता है, सारे रिपोर्ट करके आता है, डायग्नोस होके आता है एलोपैथी से, और फिर हमारे पास आता है। ऐसे बहुत कम जगह होता है कि व्यक्ति बीमार हुआ और वो वैद्य के पास आया। होता है कई लोगों के, मेरे पास भी होता है, पर ऐसे रुग्ण भी कम है
और ऐसे वैद्य भी कम है। बहुतांशी ज्यादा स्तर पर कैसा होता है कि अब कहीं पर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आयुर्वेद के पास जाओ, ऐसा ज्यादा होता है आजकल के जमाने में। तो आपके पास सारी रिपोर्ट की बड़ी फाइल लेके आता है रुग्ण, और हम समझो डायबिटीज का पेशेंट है कि वो डायग्नोस करके आया है, वो टैबलेट चालू है उसको एलोपैथी की, लेकिन शुगर कम नहीं हो रही है, तो वो आपके पास आता है कि आयुर्वेद में क्या है देखते हैं। मैं तो टैबलेट ले रहा हूं डायबिटीज की, शायद इंसुलिन भी शुरू कर दिया है, और रिपोर्ट है, हर 6 महीने के शुगर की रिपोर्ट है, यूरिन की रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट करके आए, और वो डायग्नोस पेशेंट है कि डायबिटीज है। बस हमारा वैद्य क्या करता है आज का, कि उसने किसी वैद्य के पास गया है, वो वैद्य ने डायबिटीज के पेशेंट जो जो ठीक किए हैं उसके कल्प उसे देखे होते, चंद्रप्रभा वटी वगैरह वगैरह, बस ये शुरू कर देता है। ये निदान नहीं हुआ, ये गलत हुआ। और अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है तो मैंने उसको प्रमेह की चिकित्सा शुरू कर दी ग्रंथ में देखकर भी, तो वो भी गलत है, क्योंकि डायबिटीज ये प्रमेह है ही नहीं। डायबिटीज ये अन्नवह का व्याधि है, अनुक्त व्याधि है, क्या कहते हैं अनुक्त, मतलब जो संहिता में उसका नाम नहीं है ऐसा व्याधि है, वो अन्नवह का है, संप्राप्ति पैनक्रिया में है। लेकिन डायबिटीज सॉरी प्रमेह ये मूत्रवह का व्याधि है, उसकी संप्राप्ति 2 प्रकार की संप्राप्ति ग्रंथ में वर्णन की है। ये मूत्रवह का है, डायबिटीज अन्नवह का है। प्रमेह की संप्राप्ति वृक्क में है, डायबिटीज की संप्राप्ति पैनक्रियास में है। ये 2 अलग प्रकार की संप्राप्ति है। लेकिन जैसे कुष्ठ मतलब लेप्रसी, विसर्प मतलब हर्पीस, ज्वर मतलब पायरेक्सिया, प्रमेह मतलब डायबिटीज, गुल्म मतलब वायु का गोला, ऐसे जो एक डायरेक्ट कोरिलेशन करके हमने व्यवहार में लाए हैं, वो सबसे बड़ी गलती की है हमने आयुर्वेद को डाइल्यूट करने की। और इसलिए चरक अगर देखेंगे हम, तो चरक ने निदान करते समय किस बात का विचार करना चाहिए, ये सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में बताया है, त्रिशोथी अध्याय के अंतिम भाग में बताया है कि स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतरगत शैव जनयंती आमयान बहून। हमें 3 चीजों का विचार करना है। स एव कुपितो दोषः, दोष कुपित हुआ, कौन सा दोष कुपित हुआ, कैसे कुपित हुआ, उसके कुपित होने के हेतु क्या है। कुपित हुआ मतलब वो वृद्ध हुआ या क्षीण हुआ, और क्या हुआ, किस प्रकार की विकृति हुई, उसके हेतु क्या है, किसके कारण वो विकृत हुआ, ये पहले देखना चाहिए। और वो कहां मिलेंगे आपको, उसकी दिनचर्या में मिलेंगे, क्योंकि ग्रंथ के हेतु आपको ज्यादा मिलते नहीं, ग्रंथ के हेतु आपको मार्गदर्शन करने के लिए। आज का रुग्ण मेरे सामने जो बैठा है वो क्या गलती कर रहा है, अगर वो रोज मेयोनीज खा रहा है, वो रोज पिज्जा खा रहा है, वो रोज 2 बार सुबह शाम वड़ा पाव खा रहा है, समोसा खा रहा है, तो वो आपको ग्रंथ में तो नहीं मिलेंगे ये नाम। लेकिन वो आज इस रुग्ण के हेतु है, पानी पूरी खा रहा है, ट्रिपल शेजवान राइस खा रहा है, या कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। गर्मी में इतनी धूप में कोल्ड ड्रिंक पीना, डीऑक्सीजनेटेड लिक्विड पीना, ये गलत हेतु है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन की लेवल कम होती है उसमें। अगर दोपहर में 12 बजे कोई अगर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला पी रहा है तो सनस्ट्रोक बैठ सकता है। ये आज के हेतु है। एसी में एसी जिम में व्यायाम कर रहा है, ये आज का हेतु है, ये ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आज लोग करते हैं ना, एसी यात्रा करते हैं, एसी फ्लाइट से यात्रा करते हैं, क्या है वो वात प्रकोप के हेतु नहीं है? हमें इसका विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल है। तो आज मेरे सामने जो रुग्ण है वो क्या गलती करता है, उसके क्या हेतु है, इससे ये अनुक्त हेतु सारे। आज कौन उपोदी का सेवन करता है, कौन वो शाली के इतने प्रकार बताए वो सेवन करता है, शाली सेवन करता है, वो प्रकार हमें पता है क्या? मुकुद, कुमुदक, सौगंधिक वगैरह वगैरह, इसका अर्थ वो त्याज्य है क्या सारा भाग? नहीं, वो हमें मार्गदर्शन करने के लिए है कि इस प्रकार के हेतु देखने चाहिए। आज का रुग्ण क्या करता है, हमारे महाराष्ट्र में एक भाग है, एक प्रदेश है जिसको खान देश कहते हैं, मतलब कान्ह देश ऐसा है मूल, जो जलगांव धुलिया जो एरिया है वहां पे। और वहां पे लोगों की आदत ऐसी है कि जब वो राइस पकाते हैं तो तंडुल लेते हैं, धोते हैं, फिर पानी में डालते हैं और कुकर में अभी उबालते हैं। पहले बर्तन में करते थे, लेकिन जब उबालते हैं कुकर में डालकर तो उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं। अब ये हेतु है, तंडुल अभिसंधि है,
जल अभिसंधि है और लवण भी अभिसंधि है, और आप बाफ पर वो पका रहे हैं तंडुल और उसमें आप नमक डाल रहे हो, तो उसको ज्यादा पानी छूटेगा। और वो जो भात खाएंगे, अगर ऐसा राइस जो ट्रिपल अभिसंधि है ना, ट्रिपल शेजवान राइस होता है, वैसे ट्रिपल अभिसंधि राइस है ये अगर नित्य सेवन कर रहे हैं सुबह शाम, तो त्वचा विकार, संतर्पण के विकार होंगे नहीं। ये हेतु पूछना चाहिए उनको कि आप ये करते हो क्या। और अगर ये जलगांव धुलिया क्यों चलेगा, क्योंकि वो थोड़े रुक्ष उष्ण प्रदेश है, लेकिन वहां का आदमी अगर बंगलोर जाके बैठा या केरल जाके बैठा जॉब के लिए, या वो पंजाब गया या अमेरिका में गया, वहां पे भी इस राइस बनाते समय उसमें नमक डाल के बैठना लगा, तो उसको बीमार हो, डायबिटीज हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, तो केश खालित्य पालित्य हो जाएगा, कुष्ठ त्वचा विकार हो जाएंगे, मुख दूषिका बार बार आती जाएगी, मुख पाक बार बार आता जाएगा। हेतु है, ये वैद्य की जिम्मेदारी है हेतु ढूंढ। ये ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको कि कुकर में भात डालते समय उसमें नमक डालते हैं क्या, ये ग्रंथ में कहीं नहीं है हेतु। लेकिन ये अभिसंधि नाम का जो हेतु होता है वो ढूंढना हमारा काम है। ये ढूंढे, सिजलिंग ब्राउनी नाम का पदार्थ सबने खाया होगा, एक बार खाया कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई व्यक्ति अगर एवरी सैटरडे खा रहा है, वीकेंड सेलिब्रेशन ये ग्रंथ में कहा है, लेकिन आज हम करते हैं सैटरडे संडे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, या फॉरेन से आया हुआ ट्रेंड है, तो ये हेतु नहीं है। इसलिए स एव कुपितो दोषा का विस्तार है कि दोष, मेरे सामने जो पेशेंट है उसमें कौन सा दोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो विकृति के है लक्षण या किसके है, और वो विकृति किसके कारण हुई है वो देखो। फिर स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता, फिर हेतु देखें, समुत्थान मतलब हेतु, पर उसका विशेष क्या है, किस प्रकार का हेतु है, आम प्रदोष हेतु है, संतर्पण हेतु है, व्याधि हेतु है, दोष हेतु है। हेतु किस, हेतु के गुण क्या है, विशेषता मतलब उस हेतु के गुण क्या है, कौन से गुण का है। मतलब वात व्याधि का पेशेंट आया तो वात प्रकोप है करके सेहन शोधन शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिद्ध स्थान के पहले अध्याय में एक सूत्र है, मेरे पास अभी यहाँ चरण कि मेद कफ अभ्याम, ऐसा एक सूत्र है शुरुआत सिद्धि के पहले अध्याय में। वो कहते हैं कि इसमें स्नेहन किया तो वो और व्याधि बढ़ाता है। अनुवसम बस्ती वात व्याधि है समझ के, मेद और कफ से आवृत व्याधि है, मेदावृत वायु है, कफावृत वायु है, और आपने केवल वात व्याधि निदान किया, सूक्ष्मता में गए नहीं, अंशांश कल्पना देखी नहीं, और आपने स्नेह बस्ती शुरू कर दी, तो पेशेंट बीमार हो जाएगा। या स्नेहपान शुरू कर दिया वात व्याधि करके, तो पेशेंट और बीमार हो जाएगा। ज्वर में है, ज्वर में भी बताया है कि स्नेहपान कब। तो ये जो छोटे छोटे नियम होते हैं कि हेतु किस प्रकार के, फिर हेतु के गुण क्या है, समझो वात प्रकोप है, वात वृद्धि है, तो कौन से गुण से, रुक्ष गुण से है, शीत गुण से है, खर गुण से है, परुष गुण से, कठिन, कौन से गुण से वृद्धि है, या रुक्ष लघु से है, रुक्ष खर से है, खर लघु से है, ये इसके ऊपर आपको द्रव्य चयन करना है आगे जाकर। ये यही हम सीखने वाले हैं 15 दिन में, कि डायग्नोस कैसे करना है, अंशांश कल्पना कैसे निकालनी है पेशेंट की। और ये मैंने धर्माधिकारी सर से, सर देशमुख सर से, इनकी सारे जिनके भी मेरे गुरुजी के नाम लिए आपने, सारे गुणों का विचार करते हैं सारे। कोई केवल व्याधि का नाम से चिकित्सा करने वाले मैंने देखे नहीं है कि ये डायबिटीज है तो उसका डायबिटीज हर कल्प है ना, जैसे अर्श हुआ अर्श कुठार, कास हुआ कास कुठार, कृमि हुए कृमि कुठार, श्वास हुआ श्वास कुठार, ये आयुर्वेद चिकित्सा नहीं है। श्वास कुठार की निर्मिति कैसे हुई, श्वास कुठार में सबसे बड़ा कल्प द्रव्य कौन सा है, मरीच है, तो मरीच क्यों लिया है वहां पे, इसका विचार जो वैद्य करके श्वास कुठार देता है, स्पेसिफिक अवस्था में देता है, वो वैद्य है। हर श्वास का रुग्ण आया श्वास कुठार शुरू किया, ऐसा नहीं होता। हमारे कितने श्वास के रुग्ण एक सद्य वमन से ठीक हो गए, घर में ही वमन कर दो या क्लिनिक में वमन हो जाते हैं। श्वास कुठार मेरे पास जो मेरे कुछ विद्यार्थी यहाँ ज्वाइन है, उनको पूछो कि श्वास कुठार मैंने कब यूज किया है, बहुत महीने हो गए मैंने नहीं यूज किया है, जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम मात्रा में द्रव्य और कम से कम काल में ठीक करना है पेशेंट। तो स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानांतरगत, तो दोष विकृत हुआ, फिर वो कहा जाके स्थान संश्रय लिया उसने, उसके ऊपर एक ही दोष ने अलग अलग स्थान में गया तो अलग अलग व्याधि करेगा। संदर्भ देखना है तो शोष निदान देखिए कि एक ही दोष की जो ग्रुप हुआ है वो अगर अलग अलग स्रोतस में जाकर बैठता है तो अलग अलग सिम्टम्स डेवलप करता है। और उपद्रव की व्याख्या वही है
कोई मुझे बताएगा यहाँ पे उपद्रव की व्याख्या चरक में कहाँ है? आप मैसेज भी कर सकते हो। उपद्रव की व्याख्या चरक में कहाँ है? यस, थैंक यू, विसर्प में है। वेरी गुड, थैंक यू, विसर्प चिकित्सा, वेरी गुड। मतलब आपको पता है, आप पढ़ते पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। विसर्प की चिकित्सा में व्याख्या है उपद्रव की, वो व्याख्या है, उसमें एक शब्द है रोगारंभक। रोगारंभक मतलब क्या? हेतु नहीं, तो जिन दोषों ने व्याधि किया है, समझो हेतु सेवन से एक दोष प्रकोप हुआ, एक ग्रुप हुआ, वातक, क्षीण, पित्त, वृद्धि, कफ, ऐसा कुछ हुआ गुण अंशों कल्पना से, उसने एक जगह स्थान संश्रय करके ख वैगुण्य से एक व्याधि निर्माण किया, संप्रति हुई, लेकिन वो दोष वहीं पर नहीं है ना, वो शरीर में संचारी अवस्था में है। कुपित दोष भी संचारी अवस्था में रहते हैं। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगः ख वैगुण्य तत्र व्याधि उपजायते। तो एक जगह पे ख वैगुण्य है, वो रुक गए, लेकिन बाकी शरीर में संचार कर रहे हैं, तो वो दूसरे स्थान पर जाकर जो लक्षण दिखाते हैं उसको इस व्याधि का उपद्रव कहते हैं। और इसलिए आप व्याधि के अगर निदान लक्षण पढ़ोगे, सारे व्याधियों के किसी भी व्याधि का लक्षण दिखो, कि पहले एक प्रमुख लक्षण होता है, समझो कास है तो वातज कास है तो ये लक्षण है, या वातज उदर है तो ये उदर के लक्षण है, लेकिन उसके नीचे लक्षण होता है, वातज है तो त्वक नख नयन वदन पुत्र मूत्र पुरुष अरुण रुक्ष अरुण वर्णता, या पित्तज है तो त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरुष पीतता, या कफज है तो त्वक नख नयन वदन मूत्र पुरुष श्वेतता। ये क्या है? ये दोषों के लक्षण है। और वही दोष समझो गुल्म किया है कहीं पर, पित्त गुल्म हुआ है, लेकिन वो विकृत पित्त सर्व शरीर में है, तो वो त्वचा को भी पीला करेगा, नख को भी पीला करेगा, नेत्र को भी पीला करेगा। इसका अर्थ वो कामला में नहीं है, हमें आभास होगा कि ये कामला का रुग्ण है, लेकिन हमने उसकी कामला की चिकित्सा की तो वो ठीक होगा नहीं, क्योंकि बेसिकली वो उपद्रव है, व्याधि तो गुल्म है। इसको कहते, ये जिसको समझता है वो वैद्य है। केवल किसी वैद्य के पास जाने का और वो कौन से व्याधि में कौन से कल्प यूज करते हैं उसकी नोटबुक बनाने की और बस उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू करने की, इससे भी आपको शुरुआत में कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन हर रुग्ण को सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। और एक बात बताना मैं भूल गया, वो बता के मैं रुकता हूं इस प्रश्न के उत्तर। किसी भी वैद्य के पास आप पढ़ने के लिए जाओ, किसी भी, ब्रह्मदेव ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, इंद्र ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, और आप उसके पास क्लिनिक के लिए जा रहे हो, फिर भी आपको असल में कब नॉलेज होगा पता है? जब आप खुद का क्लिनिक खोलोगे और अकेले के बलबूते पे, अकेले के ज्ञान पर जब अपना रुग्ण देखना शुरू कर दोगे, तो ही आपको असल ज्ञान होना शुरू हो जाए। आप कितने भी श्लोक कंठस्थ करो, कितने भी सूत्र का ये इधर उधर के करो, डेविडसन कंठस्थ करो, हैरिसन कंठस्थ करो, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं है जब तक आप रुग्ण देखते नहीं है। और जो आप रुग्ण देखते हो तब आपको जो समझता है ना, वो सत्य ज्ञान होता है कि यस मैंने, अरे प्रतिष्ठा ठीक नहीं कर सकते हमारे बच्चे, फर्स्ट ईयर पहले आए हैं विद्यापीठ में, फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्रतिष्ठा ठीक नहीं कर सकते। मैंने देखे ऐसे विद्यार्थी, सारा वाग्भट के 15 अध्याय कंठस्थ है, प्रतिष्ठा ठीक नहीं कर, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको केवल रटा रटा याद ज्ञान है, उन्होंने प्रात्यक्षिक व्यवहारिक कुछ किया ही नहीं है। तो प्रतिष्ठा ठीक जो करता है वैद्य ना, वो भी बहुत बड़ा वैद्य है। हर रोग में कैंसर को ही देखना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल रोग कौन ठीक करेगा? हर कोई सुपर स्पेशलिटी बनने के लिए जाएगा तो सादे सादे विकार कौन ठीक करेगा? प्रतिष्ठा कौन ठीक करेगा? कास कौन ठीक करेगा? क्या सबको अगर बड़ा स्पेशल सुपर एलोपैथी में वही प्रॉब्लम हो रहा है आज, सारे सुपर स्पेशलिटी है, तो सादे व्याधि कौन ठीक करेगा? ये अतिसार बितिसार कौन ठीक करेगा? ये हमें, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए निदान ये अत्यंत महत्व का है। निदान का अर्थ व्याधि का नाम ढूंढना नहीं है, निदान का अर्थ व्याधि के नाम से चिकित्सा करना ऐसा नहीं है। निदान का अर्थ ये हेतु है इस रुग्ण के, और वो रुग्ण के, ग्रंथ के नहीं। ये रुग्ण ने ये हेतु सेवन किए, उससे उसके शरीर में ये लक्षण उत्पन्न हुए, ये उसके दोषों की अंशवश कल्पना थी, इसलिए मैंने ये द्रव्य चयन किया। इसको आयुर्वेद की चिकित्सा कहते हैं। निदान का अर्थ दोष और हेतु का विचार करना।
संदर्भ चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 सूत्र नंबर 101 बाद में देख लीजिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कई बार हम ये निदान को सोचते तो हैं, लेकिन संहिता से पढ़ करके आज के समय पे हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। बट बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें बताया कि हमें कैसे इसको कोरिलेट करना है। सर अभी निदान का तो हो गया, लेकिन निदान के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न एक और मन में आता है कि सर ये क्या प्रकृति परीक्षण भी निदान करते वक्त महत्व का है क्या? ओके, तब सबसे पहले एक प्रश्न आया नीचे कि मैंने कौन सा रेफरेंस बताया। मैं फिर से बताता हूं, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 रोग विषय द्वितीय नाम का अध्याय, उसमें 101 नंबर का श्लोक विकृतिदा परीक्षण। आपका प्रश्न है प्रकृति परीक्षण का। मेरे हिसाब से आपने सबने अपने क्रिया शरीर में ये प्रकृति परीक्षण का अध्ययन किया है और उसका एक बड़ा प्रोफार्मा हमने भरा है। अब जो चिकित्सक मेरे सामने बैठे हैं उनको पूछो, और मैं भी चिकित्सक हूं, मैं भी बताता हूं कि मैं ये कितने बार प्रोफार्मा भरा हूं। एक बार भी नहीं मेरे प्रैक्टिस में, क्योंकि मेरे क्लिनिक में अगर शाम के वक्त 20 पेशेंट आ रहे हैं, एक प्रोबेबली ऐसा समझो, और 6 से 9 मेरा क्लिनिक है, तो अगर मैं पूरा प्रकृति एनालिसिस का परीक्षण का फॉर्म भरता बैठूंगा तो कहा जाएगा वो समय। मुझे आधे घंटे में 10 मिनट में पेशेंट देखना है, उसको ठीक करके उसको भेजना है, अगला पेशेंट देखना है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा प्रकृति परीक्षण का वो फॉर्म भरना। तो ग्रंथ में ये कोई करता नहीं है। ग्रंथ में जहां पे ये प्रकृति परीक्षण का सारा ये श्लोक वगैरह आया है, प्रकृतिता परीक्षण, ये चरक संहिता विमान स्थान जो मैंने अभी संदर्भ बताया उसका पहले का श्लोक है वो। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 95 से 99 तक ये श्लोक है प्रकृतिता परीक्षण के। बेसिकली ये प्रकृतिता परीक्षण ये कॉन्स्टिट्यूशन का परीक्षण नहीं है, देह प्रकृति के परीक्षण के ये लक्षण है ही नहीं है। खुद चरक वहां पे कहते हैं कि सा एवं दोष, जो चरक लेके बैठे वो खोल के देखो, जिनके पास भी चरक अभी होगा सामने, वो न चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में 95 नंबर का श्लोक निकाल के बैठो। ऐसा अगर चरक है तो इस पेज पे, मतलब ये चरक आपके सामने है तो इस पेज पे पहले कॉलम में ऊपर श्लोक है। ये दोष प्रकृति का परीक्षण है। सासा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणाम, ऐसा सूत्र है उस सूत्र में, ऐसा ऐसा वाक्य है, सासा दोष प्रकृति उच्यते मनुष्याणाम तस्मात् वातला केचित् पित्तला केचित्, ऐसा सूत्र है। ये देह प्रकृति का नहीं है। आप मुझे बताइए, मेरे सामने 60 साल का पेशेंट बैठा है, तो 60 साल पहले प्लस मतलब जन्म हुआ उसका, उसके पहले 9 महीने जब उसकी माता पिता के शुक्र शोणिक का संयोग हुआ और उसका जीवात्मा का प्रवेश हुआ, तब की देह प्रकृति मैं अभी 60 साल के बाद 5 मिनट में कैसे परीक्षण कर सकता हूं निश्चय का, ये वात पित्त का, ये शेषमा पित्त का कैसे कर सकता हूं? केवल बाल देख के, आंख देख के, स्किन का कलर देख के हाँ ये प्रकृति का है, थोड़ा सा भूरे रंग की आंखें देखी, गोरा गोरा देखा, भूरे थोड़े से बाल देखे, हाँ ये पित्त प्रकृति का है, थोड़ा सा क्रोधी है, हाँ ये पित्त प्रकृति का है, काला काला आदमी देखा, बाल रुक्ष देखे, आंखें ऐसी ऐसी देखी और ऐसा ऐसा है, वात प्रकृति का है। थोड़ा सा गोरा सावला सा है, स्निग्ध त्वचा है, बाल स्निग्ध है ना, चिपकते हुए तेल गिर रहा है, और मंद है, थोड़ा स्लो स्लो बोलता है, हाँ ये कफ प्रकृति का है। ये गलत चल रहा है, जो कुछ चल रहा है सरासर गलत है। जिस वायु को हमने भगवान कहा वातकला कली अध्याय में, विश्वात्मा कहा, विभु कहा, विष्णु कहा, इधर कह रहे हैं कि पित्तम पंगु, कफ पंगु, पंगवो मल धातवे, सबको घुमाता है। ऐसे भगवान देवान कहने वाले वायु से उत्पन्न होने वाली प्रकृति हीन 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 काले काले, कि कोई आप खुद की प्रकृति वात प्रकृति निकालता नहीं परीक्षण में। खुद का सोचो आपने क्या निकाली है। और जो श्लेष्मा बंधन करने वाला है, जिसको खुद की गति नहीं है, जो वायु के कारण घूमता है, स्निग्ध है, चिपका हुआ है, उसका सारा अच्छा अच्छा, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो। दूसरा, हम सब ने द्वंद्व प्रकृति निकाली, किसी ने पित्त कफ निकाली, किसी ने वात पित्त निकाली, किसी ने वात कफ निकाली। और वाग्भट क्या कहता है, निंद्या द्विदोष, द्विदोष प्रकृति निंदे है। तो इसका अर्थ आज की सृष्टि में
सारे निंदे हैं, सारे व्यक्ति निंदे हैं, एक भी सम प्रकृति का नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है कि सारे द्वंद्व प्रकृति के हैं। ये क्या चल रहा है, ये कब से चल रहा है पता है आपको? 1970 से चल रहा है। उसके पहले प्रकृति परीक्षण का स्तोम ही नहीं था, ये स्तोम है। आप मुझे बताइए कि पूरे बृहत्त्रयी में चरक छोड़ दो, बृहत्त्रयी लघुत्रयी में आप जो ग्रंथ निकालो वो, उसमें कहां पे वात प्रकृति को ये द्रव्य मतलब उदर रुग्ण की चिकित्सा चल रही है? उदर रुग्ण में ऐसा बताया कि उदर रुग्ण 7 प्रकार के होते हैं, वात प्रकृति का, पित्त प्रकृति का, कफ प्रकृति का, वात पित्त, पित्त कफ, पित्त कफ और त्रिदोष प्रकृति। फिर अगर उदर के वात प्रकृति को उदर होगा तो ये चिकित्सा दो, पित्त प्रकृति को उदर होगा, ऐसा कहाँ लिखा है? सारी चिकित्सा दोषों के अनुसार है, प्रकृति के अनुसार चिकित्सा ही नहीं है कहीं पर। मेरे गुरुजी डॉक्टर दिलीप गाडगिल सर जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रमुखता में टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ में त्रिस्कंद कोश का कार्य हुआ है, बहुत बड़ा ह्यूज वर्क हुआ है। हेतु कोश, लिंग कोश, औषध कोश, कम से कम लाखों उसमें एंट्रीज हैं, और उस लाखों एंट्री में केवल 8 एंट्री प्रकृति के बारे में है। कहां पे प्रकृति के अनुसार चिकित्सा बताई है? कहां निदान में प्रकृति का विचार किया है? कहीं नहीं है। क्या प्रकृति के अनुसार? आज तो आगे जाते देखते भी नहीं है व्हाट इज फॉरेनर पेशेंट ज्यादा, व्हाट इज माय कॉन्स्टिट्यूशन, नाड़ी पे हाथ देख के बताओ मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्या चल रहा है? ये कोई आयुर्वेद है? कहां लिखा है चरक संहिता में या सुश्रुत में वाग्भट ने कि नाड़ी देखकर बताओ व्हाट इज माय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं हम। अष्टांग हृदय संदर्भ कान खोल के सुन लो, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 1, उसका अंतिम श्लोक है। उसने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के प्रकृति के लक्षण आपको देखने हैं, देह प्रकृति के, तो वो जन्म के बाद 15 दिन के अंदर देखने चाहिए, 15 दिन से 1 महीने के बीच में देखने चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर देश का संस्कार, काल का संस्कार, कुल का संस्कार, आहार का संस्कार, विहार का संस्कार, ऋतु का संस्कार, ये होकर उसमें परिवर्तन हो सकता है। मैं आपको, वो तो छोड़ दो, मैं आपको समझो, मेरे रंजीत जी मेरे गांव में वैद्य है, और मैं रंजीत जी के पास पेशेंट बन के आया हूं। मुझे आयुर्वेद का कुछ ज्ञान नहीं है, और मैं गए 4 महीने से कटोरा भर भर के दधी सेवन कर रहा हूं, आदत है मुझे खाने की, समझो ऐसा पेशेंट है। तो अगर मैं दधी रोज खा रहा हूं कटोरा भर भर के, तो दधी के श्लेष्मा के जो वृद्धि के लक्षण है वो मेरे शरीर में होंगे। थोड़ी स्किन अच्छी होगी, थोड़ा कहीं पे स्राव होगा, कहीं पे पैचेस पड़े होंगे, बाल उस प्रकार से होंगे, आंखें स्निग्ध होंगी, त्वचा स्निग्ध होगी, गुरु होगी, वो थोड़ा सा मतलब दधी के जो गुण है, या मैं संतर्पण के हेतु सेवन कर रहा हूं, स्पेसिफिक दधी छोड़ दो, दिवा स्वाप कर रहा हूं, व्यायाम बिल्कुल नहीं है, चिंतन बिल्कुल नहीं है, तो मेरे शरीर में श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण ये आपको मिलेंगे, क्योंकि हेतु श्लेष्मा वृद्धि के चल रहे हैं। और ऐसे समय में मैं अगर रंजीत जी के पास गया और मैंने कहा कि मुझे आप चेक करो, तो वो जो मेरा प्रकृति परीक्षण का जो कुछ एनालिसिस करेंगे उसमें मेरे श्लेष्मा के उत्कटता के गुण दिखेंगे। तो द्वंद्व श्लेष्मा पित्त, क्योंकि वो कभी एक प्रकृति के लक्षण आती नहीं है किसी के भी, तो श्लेष्मा पित्त श्लेष्मा की प्रकृति मेरी होगी। चलो एक टैग लग गया। आगे 3 में फिर मैंने हेतु बंद कर दिए, तो मैं बहुत व्यायाम करने लगा, रुक्ष पदार्थ सेवन करने लगा, गाड़ी पे घूमने लगा, या मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो धूप में मैं पत्थर फोड़ने लगा, जो भी मैंने कहा, मैंने सारे स्निग्ध पदार्थ बंद कर दिए। अब मेरे शरीर में वायु की उत्कटता हो गई 4-5 महीने के बाद, और मैं फिर रंजीत जी के पास चला गया। तो रंजीत जी क्या कहेंगे कि अब इसमें वायु के लक्षण, और उनको पहले याद नहीं आ रहा है, या उनके क्लिनिक में दूसरा कोई बैठा है, कोई दूसरा असिस्टेंट है, उस समय रंजीत जी अमेरिका में चले गए पेशेंट देखने के लिए, दूसरे कोई व्यक्ति बैठा है, और उसको मेरा पहला पता नहीं है, और उन्होंने मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो वो मेरी प्रकृति का निकालेगा, वात प्रधान पित्त निकालेगा। यही होता है ना।
15 मिनट में आप उसके देह प्रकृति का एनालिसिस कैसे कर सकते हो? समझो किसी के आपके पास अभी आया, वो युवावस्था में है, रोज बालों को तेल लगाता है, शैम्पू करता है, हाँ, तो उसके बाल अच्छे हैं, स्निग्ध है, घने हैं, तो आप बाल देख के कहोगे कफ प्रकृति के लक्षण है। और जब वो बूढ़ा होने वाला है तो उसके बाल सफेद होने वाले हैं ना, रुक्ष होने वाले हैं ना, तो क्या वो पित्त वायु के हो गए? दंड शुकत्व ये पित्त प्रकृति का लक्षण है। बार बार खाता है पेशेंट दंड शुकत्व, अगर उसको अजीर्ण हो गया, उसको जुलाब शुरू हो गए, तो क्या वो बार बार खाएगा? ये लक्षण बदलने वाले हैं। जो देह प्रकृति के लक्षण होते हैं ना, वो बदलते नहीं है। दूसरा संदर्भ, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 6 सूत्र नंबर 13, 14, 15, 16। अब जाके खोलिए, वहां पे उन्होंने बताया है कि सम प्रकृति के पेशेंट होते हैं, क्योंकि हम चिकित्सा से सम प्रकृति प्रस्थापित करते हैं। समदोषा समाग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यादि समदोष करते हैं ना, चिकित्सा से कर सकते हैं ना, स्वस्थ के लक्षण है समदोष। संदर्भ है चरक, फिर से कोई पूछ रहा है, चरक विमान अध्याय 6 सूत्र नंबर 13, 14, 12 नंबर में अग्नि है, 13, 14, 15, 16 ये प्रकृति के श्लोक है। वहां पे दोष प्रकृति का बताया है, लेकिन वो कहते हैं कि जो केवल वायु का प्रकृति का है, वातल बोला है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ऐसे शब्द नहीं है ग्रंथ में। वातल, पित्तल, श्लेष्मल ये हमेशा रुग्ण होते, सदातुर होते हैं। जो केवल वातल है, जो पित्तल है, जो कफ श्लेष्मल है, वो सदातुर है और सम प्रकृति का ही स्वस्थ होता है। क्या ये श्लोक हम देखेंगे नहीं? इस श्लोक तो निदान में आज के काल में भी और चरक के काल में भी प्रकृति एनालिसिस का कोई महत्व नहीं है। वो केवल आपको दोष परीक्षण, चरक अगर है सामने खोलिए, चरक विमान अध्याय 8 श्लोक नंबर 123, 123, जो दशविध परीक्षा भाव है, प्रकृतितः, विकृतितः, शारता, संवंता, उसमें प्रकृतितः परीक्षण ये केवल शरीर के बल परीक्षण के लिए है। दैट्स इट। 10 परीक्षा में से केवल विकृतिता परीक्षण छोड़ के जो 9 परीक्षण है वो देह बल के लिए है, अग्नि बल के लिए, मनोबल के लिए है। विकृति परीक्षण से दोष बल का ज्ञान करना है और फिर द्रव्य चयन करके दोषों के अनु यथा दोषम वैषज्यम आवाचार, ऐसा श्लोक है, यथा दोषम वैषज्यम। अगर आपको चाहिए तो मैं श्लोक दिखा सकता हूं, लेकिन समय लगेगा उसको। संदर्भ फिर से सुन लो, चरक विमान अध्याय 8 श्लोक नंबर 125, यथा दोषम वैषज्यम आवाचार्य। तो प्रकृतिता परीक्षण केवल बल परीक्षण के लिए है, इससे निदान चिकित्सा में कोई फर्क पड़ता नहीं। कौन करता है? जितने चिकित्सक बैठे किसी के पास जाके पूछो कि कौन प्रकृति परीक्षण करता है हर पेशेंट का। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। और हम देह प्रकृति का परीक्षण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सिद्धि प्राप्ति होनी चाहिए। हम दोष प्रकृति का परीक्षण, कि मेरे सामने जो रुग्ण बैठा है इसमें अभी दोषों की परिस्थिति क्या है, दोषों की प्रकृति की टीका है, वहां पे जो श्लोक प्रकृति का निकाला है वहां प्रकृति तो स्वभावम, ऐसा चक्रवाणी की टीका है। दोषों का स्वभाव क्या है अभी, या उसका पैटर्न क्या है कुछ सालों में, किस प्रकार के दोषों की विकृति या दोषों के लक्षण उसमें दिखते हैं, इतना ही समझता है हमें बस। इससे ज्यादा प्रकृति एनालिसिस का कोई महत्व, इसका जेनेटिकल मैपिंग से कोई संबंध नहीं है, फालतूगिरी है ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सर। कई बार ऐसा होता है कि हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं और यहीं पे अटक जाते हैं, जो अभी दशविध और अष्टविध परीक्षा की बात हो रही थी। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज हमारा ये भी क्लियर हुआ है सर। सर अब अभी हम जैसे ही और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रोग विनिश्चय के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ प्रकृति के बाद फिर से आता है कि अब ये दोष कैसे करना है, क्योंकि जो अभी हम बात कर रहे थे तो फिर से ये क्वेश्चन हमारे सामने घूम करके आता है कि सर ये दोष परीक्षण अब कैसे करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, और ये सबसे महत्व का प्रश्न है, क्योंकि सारी आयुर्वेदिक चिकित्सा ये दोषों के ऊपर ही बैठी है। कोई भी अध्याय खोल के दिखा लिए, कोई भी अध्याय,
उसमें दोषों के अनुसार ही चिकित्सा बताई कि अगर वातज है व्याधि तो ये चिकित्सा है, पित्तज है तो ये, गुल्म में भी वैसा है, पित्तज गुल्म है श्रवण करिए, वातज गुल्म है स्नेहपान से शुरू करिए, शेषमज गुल्म है वमन से शुरू कर दीजिए, कोई भी अध्ययन नहीं कर। सारे सूत्र स्थान के जो निदान के या रोग परीक्षण के अध्याय है उसमें दोषों का है। 20वां महारोगाध्याय, महारोगाध्याय में वर्णन किसका? दोषों का है। सुश्रुत में अध्याय का नाम है वर्ण प्रश्नीय, 21वां अध्याय, और वर्णन दोषों का है। डलन कहते हैं वर्ण शब्देन अत्र दोषा उच्चन्ते। अब ग्रंथ में तो बहुत सारा दिया है, मेरे सामने जो बैठा है उसका मैं कैसे ढूंढूं? मेरे समझो कोई एक त्वचा विकार, कोई एक लक्षण लेके आया है पेशेंट, उसकी दोषों की निश्चिति, मतलब उसको एक शब्द बोलूंगा तो ज्यादा, मतलब आजकल अंग्रेजी में बोलेंगे तो ज्यादा ये होता है। मैं एक अनुभव बताता हूँ, ये अंग्रेजी का है तो ये जैसे हमने ये निकाला अभी, मैं जो भी कोई ऑनलाइन में शुरू करता हूँ, मुझे एक प्रश्न आता है कि सर आप हिंदी में क्यों करते हो, आप इंग्लिश में क्यों नहीं करते हो? अब ये स्पेसिफिक प्रदेश से आते हैं प्रश्न मुझे, मैं कहता हूँ क्यों इंग्लिश में क्यों? नहीं, हमें समझते नहीं है। फिर मैं कहता हूँ क्यों भारतीय भाषा है हिंदी और भारतीय शास्त्र पढ़ा रहा हूं तो हिंदी में क्यों नहीं? तो वो कहते हैं हम केरल से, तो मैं कहता हूं केरल क्या बाहर का भाग, भारत के बाहर का है? ब्रिटेन का भाग है केरल, भारत का ही भाग है ना। तो अंग्रेजी का इतना क्यों आप ये फोर्स करते हो, या आपको इतना अंग्रेजी को ही? हमारे महाराष्ट्र के भी लोग ऐसे हैं, ज्यादा अंग्रेजी बोलेंगे तो, फिर भी एक शब्द अंग्रेजी में बोलूंगा तो ज्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रोडोमिनेंस ऑफ दोष, व्हाट इज द प्रोडोमिनेंस ऑफ दोष? प्रोडोमिनेंस मतलब क्या है? इस रुग्ण में कौन से दोष ने विकृति की है, कौन से दोष, क्या उसका प्राधान्य किसका है? तो वो कैसे चेक करें? दो ही केवल आसान, एकदम आसान है। कैसे करें? सबसे पहले मेरे सामने, आपके सामने जो रुग्ण बैठेगा उसके सारे लक्षण एक भाषा में लिखो। हमारी एक मैडम थी नीलांश सिखाने वाली, उनका नाम था वैद्य वृंदा काकनूरकर मैडम, हड़पसर में आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाती थी। उन्होंने जिस प्रकार से निदान दिमाग में बिठाया है वो आज तक हम भूले नहीं। उन्होंने एक नियम कहा था कि आप एक तो टोटल अंग्रेजी भाषा में लिखो आपका केस पेपर, या टोटल आयुर्वेदीय भाषा में लिखो। एक लक्षण लिखोगे शिरशूल और दूसरा लक्षण लिखोगे बॉडी एक, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत बात है। अगर शिरशूल लिखना है तो नीचे अंगमर्द ही लिखना चाहिए, या टोटल अंग्रेजी में लिखो, हेड एक है, बॉडी एक है, सब एक लिखो। तो आप सोच लो आपको किस मार्ग से जाना है। अगर आयुर्वेद का लिखना है तो आयुर्वेद के ही सारे संज्ञा आनी चाहिए, जनरल संज्ञा में आनी चाहिए, जी मचल रहा है ऐसा नहीं लिखना है, उल्लास लिखो आप। लोगों को पूछने दो ये क्या है, इस बहाने से शास्त्र समझ में जाता है। तो समझो लक्षण, जो भी लक्षण, मेरे सामने एक समझो पेशेंट बैठा है, उसको शिरशूल है, अंगमर्द है, पृष्ठशूल है, रुल्लास है, छर्दी है, ज्वर है, ऐसा लक्षण आए। अब आप ये लक्षण एक के बाद एक लिखे, जैसे पेशेंट बता रहा है उस क्रम से लिखो। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ जो लक्षण देता है वो पहले बताता है कि सर डायबिटीज का पेशेंट हूं मैं, पर मुझे अभी थोड़ा सिर दर्द है। तो वो आपके पास सिरदर्द के लिए आया है, डायबिटीज के लिए नहीं आया है। वो पॉइंट समझना चाहिए आपने पेशेंट को, बिना बताए बताता है कि मुझे जरा सिरदर्द है वो ठीक करो, आप डायबिटीज का देखेंगे बाद में। अगर उसका सिरदर्द ठीक हो गया तो वो आपके पास डायबिटीज के लिए पक्का आएगा। अगर सिरदर्द ठीक नहीं हुआ तो वो दूसरे के पास जाएगा। इसलिए वो क्या कह रहा है, उसको क्या पेशेंट को सबसे ज्यादा क्या तकलीफ हो रही है, कि वो कहेगा नहीं मुझे सर ये क्या कहते हैं उसको, अम्ल पित्त का मुझे बहुत तकलीफ है, एसिडिटी तो मुझे लगती है, लेकिन अभी सर मुझे बहुत जुलाब हो रहे हैं। तो आप अगर उसको अम्ल पित्त की चिकित्सा करेंगे तो आपको पहले उसके जुलाब रुकाने हैं, उसका द्रवमल पहले रुका, फिर अम्ल पित्त देखेंगे बाद में। ये तारतम्य वैद्य को होना चाहिए कि पहले वो पेशेंट को अभी क्या तकलीफ है वो पहले समझो, फिर क्योंकि वो पहले बताता है, वो जब बताएगा तो वो लक्षणों के दोष आपके, एक कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा जो विचार करेगा उसी विचार से जाना है कि शिरशूल है वायु का है, अंगमर्द है वायु का है, रुल्लास है पित्त श्लेष्मा में से है, क्या जी मच सॉरी उरोदाह है पित्त है,
नेत्रदाह है, पित्त है, ज्वर है, पित्त है, शिर अंग गौरव है, श्लेष्मा है। बस, चाहे वो गलत भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत ऐसे करो। लिख लिए, अब उसका स्रोतस लिखो कि ये लक्षण कौन से स्रोतस का है। जैसे उरोदाह हो रहा है तो ये अन्नवह का है, रुल्लास है अन्नवह का है, अति द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है पुरुषवह का है, अन्नवह का है, छर्दी आ रही है अन्नवह का है, क्या कहते हैं, अति मूत्र प्रवृत्ति है मूत्रवह का है, अति स्वेद प्रवृत्ति स्वेद का है, रसवह का है। इतने तो पता है हमें कि रसवह के कौन से लक्षण पता है, लिख लो। त्वचा विकार है, लाल लाल फुंसी आई है, रसवह का रक्तवह का है, ये लिख लो। टेंटेटिव टेंटेटिव बी स्पेसिफिकेशन के लिए समय जाएगा, जो टेंटेटिव लगे चाहे वो गलत भी हो जाए, घबराने की बात नहीं, टेंटेटिव लिखो। और आगे का एक कॉलम खाली करके रखो, गुण। ये शुरुआत में नहीं आएंगे, ये आपको एक 10-12 साल देने पड़ेंगे उसके लिए। रुग्ण बार बार देखिए शिरशूल है लेकिन कौन से गुण से है, रुक्ष गुण से शिरशूल है, चल गुण से, गाड़ी में ठंडी हवा में गाड़ी में घूम के आया, हेलमेट नहीं है और सिर दर्द हो रहा है, तो वो चल शीत गुण से वात प्रकोप है। अजीर्ण हो रहा है और वात प्रकोप है, शिरशूल है, तो वो वायु के गुण है ही नहीं, वो आम के गुण है। ये बाद में आएगा, धीरे धीरे आएगा, इसलिए वो लिख के रखो गुण। अब ये हो गया, और आपके पूरे ग्रुप होने के बाद आपको पता चला कि इस रुग्ण में पित्त और श्लेष्मा के ज्यादा लक्षण मिल रहे हैं, या वायु और पित्त के लक्षण ज्यादा, जो भी आपको एक मिलेगा नीचे लिख लो कि लक्षण के अनुसार दोष निश्चिति, तो वो पित्त वायु पित्त के ज्यादा है। अब क्या करना है, दूसरा पॉइंट आसान, दिनचर्या उसकी देखने की। दिनचर्या का अर्थ ग्रंथ की दिनचर्या नहीं देखने की हमें, वो क्या करता है वो देखने का, वो रुग्ण। और उसके लिए 3-4 कॉलम करने के, पहले समय, फिर वो क्या दिनचर्या है उसकी वो, फिर तीसरा कॉलम हितकर है और चौथा कॉलम अहितकर। इतना पहले बेसिक करो, फिर पूछो उसको सुबह कितने बजे उठते हो। अगर फर्स्ट फॉलो, सेकंड थर्ड फॉलोअप को ये लगेगा नहीं क्योंकि आपके पास है, फर्स्ट फॉलोअप को आपको ये थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। कितने बजे उठते हो, समझ 7 बजे उठ रहा है तो वो अहितकर में टिक कर दो, क्योंकि वो दिवास्वाप हो रहा है, सूर्योदय के बाद 1 घंटा सो रहा है, दिवास्वाप है। समझो वो बोला 5:30 बजे उठ रहा हूं, तो हितकर है। फिर उठने के बाद पानी पी रहा है, कितना पानी, 2 ग्लास भर के उसमें मधु डाल के पी रहा है, अहितकर है, क्योंकि कहीं पर ऐसा नहीं है श्लेष्मा के काल में इतना पानी नहीं पीना है, वो अग्नि विरुद्ध है, काल विरुद्ध है। पानी नहीं पी रहा है, अच्छा है। व्यायाम कर रहा है, हितकर है। व्यायाम नहीं कर रहा है, अहितकर है। एसी में व्यायाम कर रहा है, अहितकर है। ऐसा सारा दिन का उसका निकलना है, कब तक, दूसरे दिन सुबह उठने तक। मतलब आज सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह उठने तक वो क्या क्या करता है। कई लोग रात को सोने के बाद बीच में उठकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, रील देखते रहते हैं, टीवी देखते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, पान खाकर आते हैं। पुणे में तो रात को 2 बजे 3 बजे पोहा वगैरह खाने के लिए लोग जाते हैं। ये हेतु है। शिफ्ट ड्यूटीज वाले के क्या होते हैं वो देखना पड़ेगा। तो आज सुबह उठने से दूसरे दिन सुबह उठने तक ये मैं करता हूं फर्स्ट फॉलोअप में। धर्माधिकारी सर से यही तो सीखा है, ये क्लिनिक टोटल। अब ये पूरा होने के बाद आपको जो जो अहितकर लग रहे हैं वो उसके हेतु है। आपको उसको अलग से पूछना पड़ेगा नहीं कि आपके हेतु क्या, ऐसा पूछेंगे तो कौन बताएगा आपको, आपको हेतु ढूंढने पड़ेंगे उसके। मैं एक उदाहरण बताता हूं। मुंबई में हमारा निरूपण चल रहा था, मैं और सर निरूपण के लिए गए थे। तो एक किसी वैद्य ने एक रुग्णा को सर को दिखाने के लिए लेके आए, और क्या रुग्णा थी, उसके हाथों के 10 उंगलियां और पैरों की 10 उंगलियां, मतलब 20 उंगलियों पर एब्सेस थे, 20 उंगलियों पर एब्सेस थे, और वो किसी चिकित्सा से ठीक नहीं हो रही थी। तो वो सर को दिखाया कि क्या गलती हो रही है हमारी, क्या ये हो रहा है। तो सर ने, दादी माँ थी, अकेली रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, मतलब संतर्पण के कोई हेतु ऐसे दिखाई नहीं रहे क्योंकि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो सर ने पूछा कि आपकी जो जहां रहती हो वो मुंबई के पास है, तो समुद्र के पास है क्या? बोले हाँ। तो आपके घर में नारियल का पेड़ है क्या? बोले हाँ, मेरे 2-3 पेड़ है नारियल के।
तो सर ने कहा कि उस जो नारियल आते हैं उसका क्या करते हैं आप? वो कहती मैं रोज नारियल पानी पीती हूँ, रोज, सुबह शाम। और खाना क्या खाती है? तो बोले मैं बहुत गरीब हूं, मैं चावल पकाती हूँ, चावल खाती हूँ और उसका ऊपर का पानी पीती हूँ, पेया। सर ने कहा बस वो बंद कर दो, नारियल पानी बंद कर दो और पेया पीना बंद कर दो, क्योंकि पेया कफवर्धक है। सुश्रुत का वाक्य है कि श्लेष्मज अवस्था है तो पेया न देया। अब किन्होंने पढ़ा है मुझे पता नहीं, ये अध्याय पढ़ते नहीं ना हम, वर्गों के अध्याय हम पढ़ते नहीं है, क्यों पढ़ना है? चिकित्सा का क्या है उसमें, है ना? उसी में बहुत कुछ है। ये जो वर्ग के अध्याय होते हैं ना, आहार वर्ग वगैरह पढ़ो। पेया न देया श्लेष्मज अवस्था में, अभिसंध में, और उसको एब्सेस से पानी आता है, अभिसंध है, पेया न देया। अब ये मैंने पूछा सर आपको कैसे पता चला कि ये है? सर ने कहा इसके लिए अनुभव आवश्यक है, पेशेंट देखने चाहिए कि ये पेशेंट क्या गलती कर रही है। अब ये झोपड़पट्टी में है, झोपड़ी में रहती है, और आप उसको पूछेंगे कि तू काजू बादाम खाती है क्या? वो नहीं खाती होंगी, अकेली है, उसको कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। तो उसको पूछोगे आप रोज दूध पीते हो क्या, दही? वो पीती ही नहीं होगी, उसको मिलता ही नहीं होगा। लेकिन वो पेया पीती है, नारियल पानी पीती है, संतर्पण के हेतु है, उसको व्यायाम कुछ नहीं है, केवल भात खा रही है। तो उसका आहार बदलो, उसको कहो कुछ तो थोड़ा सा जो तंडुल है उसका पीठ करके उसकी रोटी, तंडुल की रोटी करके खाओ। कुछ सब्जियां जो होती है उसको थोड़ा रुक्ष थोड़ा बदल के दिया सर ने, लाजा वगैरह जो उसके फाइनेंशियल कंडीशन में बैठने जैसा है वैसा करके दिया सर ने। 1 महीने में ठीक हो गई, 1 महीना भी बहुत हो गया। ये हेतु ढूंढना उस पेशेंट के। अब अगर आप एब्सेस मतलब ग्रंथि करके रुग्ण के हेतु ढूंढने के लिए जाओगे ग्रंथ संहिता में, तो आपको ये नहीं मिलेगा कि वो पेया पी रही है, नारियल पानी पी रही है, ये नहीं मिलेगा। लेकिन वो स्निग्ध द्रव अभिसंधि गुण उन हेतु में मिलेंगे आपको। हेतु का अध्ययन इस प्रकार से करना है। आज की हेतु क्या है? तो जो हमने उसकी दिनचर्या ली, उसमें जो आपको अहितकर मिले हैं वो उसके हेतु है, बस वो बंद कर दो। पहला काम वो बंद करना, हेतु विपरीत चिकित्सा। वो सारे अहितकर, 7 बजे उठ रहा तो उसको बोलो 5:30 बजे उठो, व्यायाम नहीं करा तो बोलो व्यायाम करो, पानी पी रहा तो पानी मत पियो, दोपहर को सो रहा है तो मत सो, खाने के समय देख लो, रात को निद्रा से जागकर क्या कर रहा है वो देखो, 10 बजे सो रहा है कि नहीं सो रहा है देख लो। ये सब होने के बाद में अब वो जो अहितकर है उसके दोष निकालने के, 7 बजे उठ रहा है अहितकर है, श्लेष्मा पित्त, पानी पी रहा है श्लेष्मा, दिवस वापे श्लेष्मा पित्त, व्यायाम नहीं है मतलब आपको लक्षण सारे वायु के हैं और दो हेतु सारे श्लेष्मा पित्त के हैं। चिकित्सा किसकी करेंगे आप? पहले ये हेतु बंद कर दो, श्लेष्मा पित्त की चिकित्सा कर दो, वातज व्याधि ऐसे ठीक हो जाएगी। ये परतंत्र वात व्याधि है, आम प्रदोषज व्याधि, ये आम के लक्षण अनुसार बंद कर दो। द्रव्य, मैंने आज तक 17 साल हुए एक भी सुवर्ण कल्प का उपयोग नहीं किया, बहुत रेयरली। गर्भिणी के थर्ड ट्राइमेस्टर में सुवर्ण मालिनी वसंत और कभी कभी सुवर्ण सुशेखर, कभी कभी, बस। कोई जरूरत नहीं पड़ती है हर आने वाले पेशेंट को सुवर्ण कल्प देने की, कोई जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सिंपल द्रव्य में पेशेंट ठीक होते हैं, आराम से होते हैं। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, जैसे कुछ रुग्ण है उसके लिए मैं दुर्जल जेता रस उपयोग करता हूं, किसी के लिए मैं दंतोद्भेद गदांतक रस उपयोग करता हूं, किसी कोई पेशेंट के लिए श्वास कुठार, ये श्वास कुठार मेरा शस्त्र है, जाते आते नहीं वो उपयोग करने का, शस्त्र है वो, ज्यादा है, आप करो ठीक, सितोपराधि से ठीक करके दिखाओ। तो ये इस प्रकार से विचार करना पड़ता है और फिर दोषों की निश्चित हो गई। ये चिकित्सा, ये दोषों के अनुसार चिकित्सा की व्यावहारिक। थैंक यू सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, मुझे अब लग रहा है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि ये बात पे तो होगा, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया उस तरीके से अगर हम सोचे तो शायद डेफिनेटली हम सही अप्रोच कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। सर अभी हम इस सीरीज में जैसे जैसे आप हमारा मार्गदर्शन करते जा रहे हैं, हमने सबसे पहले चिकित्सा कहाँ से शुरुआत करें, मतलब किस तरीके से अप्रोच करें, फिर निदान देख लिया, फिर प्रकृति का भी अनुसरण कर लिया, दोष परीक्षण भी देख लिया। अब फाइनली जब हमने दोष परीक्षण कर लिया है तो अगला विचार हमारे मन में आता है कि सर ये हम द्रव्य या कल्प का कैसे चयन करें।
बहुत बड़ा विषय है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। संक्षेप में अभी तक जो विषय है उसको लग के ही करूंगा कि द्रव्य चयन है ना, द्रव्य पहले बनाए कैसे है, कल्प, ये पहले समझना चाहिए। सितोपलादी कल्प है या आरोग्यवर्धिनी कल्प है, ये कोई स्वर्ग से ब्रह्मा ने स्मरण के करके नहीं आए हैं ना, ये किसी ने तो बनाए हैं, किसी व्यक्ति ने, किसी वैद्य ने, किसी रिसर्चर ने बनाए हैं। तो वो कैसे बनाए? वो बनाया ऐसे है कि जो व्याधि की अवस्था है, एक व्याधि की अवस्था निश्चित कर दी हमने कि शिरशूल है, शिरशूल ठंडी हवा में घूम के आया है और शिरशूल हो रहा है, इस अवस्था में हमें कल्प बनाना है। सिंपल देखते, कैंसर बिंसर के बारे में बाद में बात करते। शिरशूल का रुग्ण है और वो ठंडी हवा में घूम के आया है और सिर चढ़ गया है। अब उसके लिए हम क्या कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ग्रंथकारों ने कैसे किया होगा, वो मैं बताने का, क्योंकि इसका संदर्भ है, बताने का प्रयास करता हूं। तो जो शिरशूल है उसके लिए शूलहर जो द्रव्य होगा कोई एक, वो पहले एक ले लो, कोई भी जो आपके पसंद है। जैसे उदाहरण बताता हूं मैं, श्वास कुठार है तो उन्होंने मरीच द्रव्य पहले लिया, आरोग्यवर्धिनी है तो कुटकी ली, सबसे बड़ा द्रव्य, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी का जो अवस्था है वो रुद्धपथ कामला की है, बहुपित्ता कामला की नहीं है। क्योंकि रुद्धपथ कामला में आपको कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, भृशाम्ल, भृश लवण देना है। बहुपित्ता कामला में तो पित्त शामक चिकित्सा करनी है, लेकिन रुद्धपथ कामला में आपको श्लेष्मा की चिकित्सा करनी है। तिलपिष्ट निभम यस्तु वर्च सृजति कामली, श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्पित्तम कफहर ही जयत, ऐसा चरक का सूत्र है। पांडु चिकित्सा अध्याय का अंतिम पेज पे सूत्र है, ये 130 नंबर का सूत्र है, बाद में देख लीजिए। फिर से सूत्र बताता हूं, तिलपिष्ट निभम यस्तु वर्च सृजति कामली, श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत् पित्तम कफहरई जयेत। और चिकित्सा सूत्र नीचे है, 136 में है, वो कहते हैं कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, भृशाम्ल, वृषलवण ही अपि उपक्रम ही आपित्तरागा चकृत ही, जब तक मल को पीला रंग नहीं आता है तब तक चिकित्सा करनी है। यह आरोग्यवर्धिनी की अवस्था है। हर जॉन्डिस में आरोग्यवर्धिनी काम नहीं करती, वो केवल रुद्धपथ कामला में करती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा तो ही करेगी वो। तो वो आरोग्यवर्धिनी बना नहीं है, समझो उस समय बना, उनको नाम भी पता नहीं क्या देना है, लेकिन उन्होंने एक द्रव्य तो कुटकी ली। अब ये जो उस व्याधि की उस अवस्था का जो प्रधान द्रव्य कोई लिया, उस प्रधान द्रव्य को एनहांस करने के लिए कोई द्रव्य डालने, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो एक पावर है, उसको एनहांस करने के लिए, तो वो कौन करते हैं, त्रिकटु आदि करते हैं, है ना, वो पॉय करते हैं। तो वो देने के लिए उसका कोई एंटीडोट होगा, मतलब जिस जिस कल्प में वत्सनाभ है वहां टंकन भी डाला गया होता है। ऐसा एक भी कल्प नहीं है कि वत्सनाभ है और टंकन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे अनेक द्रव्य के होते कि उसकी जो व्यापद है द्रव्य के वो ना दिखे या उसकी विषाक्तता ना देखे, वो डालते हैं। फिर 99% व्याधि ये संतर्पण के होते हैं। मधुर रस का एक भी कल्प नहीं है, केवल मधुर रस का। रसायन के भी सारे कल्प ये कटुतिक्त कषाय के ही है, क्योंकि संतर्पण के 99% व्याधि होते हैं, इसलिए संतर्पण हर और आम प्रदोष हर ऐसे दीपन पाचन द्रव्य डालने पड़ते हैं। इसलिए फिर उस ग्रुप में कुछ दीपन पाचन द्रव्य डाले, कटुतिक्त कषाय रस के द्रव्य डालने पड़ते हैं, इसलिए त्रिफला, त्रिकटु, मुस्ता, काड़े किरा, तिक्त वगैरह वगैरह डालते हैं, गुडुची वगैरह। और फिर थोड़ा सा उसको गंध आने के लिए कुछ प्रक्षेप, टेस्ट आने के लिए कुछ प्रक्षेप, ऐसा कर कर वो एक कल्प तैयार होता है। मतलब पहले व्याधि प्रत्यनिक, फिर दोष प्रत्यनिक, फिर इनको एनहांस करने के लिए, इनके व्यापद या इनके जो दोष है वो कम करने के लिए, इनके फिर एंटीडोट, फिर कटुतिक्त कषाय रस के द्रव्य, फिर अच्छा वर्ण, गंध, स्पर्श, रूप देने के लिए जो कुछ प्रक्षेप द्रव्य, ऐसा करके वो कल्प बनता है। और फिर उसका अनुपान फिक्स होता है कि इसके साथ दिया तो ये करेगा, उसके साथ दिया तो वो आगे का काम है। अब ये कल्प तैयार हुआ तो आपको पता है, जो जिसने कल्प बना है उसको पता है कि कौन सी अवस्था में डालना है, वो ग्रंथ में लिखता है। अब सितोपलादी की जो अवस्था है वो आते जाते हर प्रतिष्ठा में नहीं देना है, क्योंकि सितोपलादी कहां लिखा है, वो राजक्ष्मा में लिखा है। यक्ष्मा का अर्थ वायरस है, मतलब जो वायरल राइनाइटिस है, अवस्था वायरल फीवर की, वायरल डिसीज की है, उसमें प्रतिशय का अधिकरण, उसमें सितोपलादी है। मतलब सारे प्रतिशय, अभी ऋतु संधि शुरू हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु बंद होकर
वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगा तो प्रतिष्ठा के पेशेंट बढ़ेंगे, सब में सितोपलादी नहीं, किसी को फायदा नहीं होगा, वायरल होगा। यक्ष्मा का अनुबंध है और प्रतिष्ठा है तो आप दे सकते हो, और उसमें 16 पट 16 भाग शर्करा है। सितोपला षोडश स्यात् अष्टौ स्यात् वंशलोचना पिप्पली स्यात् चतुष्कर्षा स्यात् एला द्विकर्षिकी एक कर्ष त्वचा कार्य। 16 भाग शर्करा है, सोच के देना पड़ेगा। ऐसे कॉमन द्रव्य नहीं है, ये कॉमन कल्प नहीं है, बहुत सोच के देने वाला कल्प है। और चरक में उसकी जो फलश्रुति है वो 7 अवस्था है। अब सूत्र देख लीजिए, राजश्मा में है, आई थिंक स्वर भेद है, पार्श्वशूल है, श्वास कास है, कफार्थ कफ विकार है, और एक कुछ अंतरदाह वगैरह ऐसा है। 7 अवस्था है। तो सारे श्वास में सारे कास में देना है क्या? नहीं, ऐसे कोई 1 2 3 अवस्था होंगी, वो उन 7 अवस्था में से कॉमन होंगी, जो कास में भी है, श्वास में भी है, प्रतिशय में भी है। और वो वायरल अवस्था, बेसिकली अधिकरण वायरल का है, यक्ष्मा का है, तो ही सितोपलादी काम करेगा। अब ये उल्टा, ये हो गया ग्रंथ में कल्प है, उसका अध्ययन कैसे करेंगे। अब मेरे सामने जो रुग्ण बैठा है उसमें मैं कौन सा द्रव्य चयन करूं? तो 99% व्याधि आज के हमारे क्लिनिक में आने वाले, ये एक तो जीर्ण अवस्था में आते हैं, मतलब सारा शहर घूम के आते हैं, सारे सारे कंसल्टेंट को भेंट मिलके सारा पैसा व्यर्थ करके फिर आयुर्वेद में क्या है ये देखने के लिए हमारे पास आते हैं, और तब तक वो जीर्ण अवस्था में चले जाते हैं, नवा अवस्था नहीं रहती है, या बहुत लीन अवस्था में जाते, दोष लीन होकर पड़े रहते हैं, जीर्ण और लीन दोष होते हैं। तो उनको पहले उत्कृषित करना पड़ता है या कोष्ठ में लाना पड़ता है। दोषों को पहले दोष निकालने, सारा परीक्षण करने के बाद, तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा, तो मेरी जो चिकित्सा मैं जो सीखा हूं कि पहले 7 दिन अच्छा पाचन करो पेशेंट का। फिर पाचन के द्रव्य क्या है वो ऋतु के अनुसार देखो। अगर आज इस ग्रीष्म ऋतु में इतनी धूप में शुंठी से पाचन करोगे तो पेशेंट आपके पास पॉलिसी लेके आएगा अगले वक्त। कोविड में हमने आयुष्वात कार्ड निकाला, जिन्होंने भी निकाला उन्होंने बस टेबल पर बैठ के निकाला, ना ऋतु का विचार किया, ना दोषों का विचार किया, ना कुछ, बस आयुर्वेद के एंटीवायरल ड्रग, बस इतना रिसर्च किया। ये गड़बड़, ये तो रिसर्च गड़बड़ हो रही है। ऋतु का विचार करना चाहिए। इस ऋतु में मैं अगर शुंठी, मरीच, इसका क्वाथ पिला रहा हूं, आयुष्वात, गुड़ूची उष्णवीर्य की उसका क्वाथ पी रहे, रोज गुड़ूची का क्वाथ पीने वाले लोग थे, अब उनको बाद में मूल व्याध वगैरह सब अर्श विर्श उपद्रव हो गए, इतने उपद्रव हो गए पित्तच के कि पूछो मत। लिटर आयुष्वात, ग्रीष्म ऋतु में आयुष्वात, द्रव्य देखो आयुष्वात के क्या है। अब मैं खुले बोलता हूं क्योंकि हमने ठीक किए, हमें झेलने पड़े हैं, प्रैक्टिस हम, फील्ड पे काम हम करते हैं। ये टेबल पे बैठ के कुछ भी करेंगे, आयुर्वेद के नाम से कुछ निकालेंगे कल्प, और उसके व्यापद होके ठीक हमें करते हैं, जवाब हमें देने पड़ते हैं पेशेंट को कि क्या आयुर्वेद के द्रव्यों से ऐसा हुआ है। मैंने जो कोविड के, मैंने 9000 पेशेंट लगे कोविड के, हमने ऐसा निकाला था कि जो शीतवीर्य के है, कंठ है और पाचक भी है, ऐसे द्रव्यों का क्वाथ दिया है हमने, किसी को व्यापद नहीं हुए। मुस्ता है, चंदन है, काड़े चिरायत है, मतलब किरात तिक्त है, पुनर्नवा है, सारीवा है, मंजिष्ठा है, इससे ठीक किए हैं। अभ्रक है, अर्जुन है, इससे ठीक किए पेशेंट। तो उस रुग्णों को हमने पहले तो पाचन करना, ये ऋतु के अनुसार देखना पड़ेगा। अब मेरे 2 प्रकार होते हैं। अगर उष्ण ऋतु है तो नींबू का रस, नींबू और शर्करा, और थोड़ी सी उसमें थोड़ा हींग डालने का, थोड़ा सा, ये खाने में देने का। और पाचन के लिए सुटशेखर है, लघु सुटशेखर है, या प्रवा पंचामृत है, या शंखवटी है, अगर कल्प ही देने हैं आपको। और अगर शीत ऋतु है तो मैं क्या करता हूं, शुंठी, हींग, घी और थोड़ा सा धनिया जीरा, ये इकट्ठा करके उसको भोजन में लेने के लिए कहता हूं। या जो राइस होता है उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण डालो, हिंगवाष्टक सग्रास, मतलब राइस में डाल के खाने के लिए बोलो। या शीत ऋतु में दाढ़ी मस्तक चूर्ण डाल के बोलो, सग्रास के लिए। दाढ़ी मस्तक राइस में डाल के खाओ, हिंगवाष्टक अभी ग्रीष्म में नहीं, वो ठंडी में। और अगर द्रव्य देने हैं शीत ऋतु में
तो आप शुंठी का कोई कल्प लो, श्वास कुठार लो, कोई भी पाचन करने के लिए 7 दिन पाचन करना है पेशेंट का। और उसको जो सिम्टम है, समझो बहुत पेन हो रहा है, तो उसकी चिकित्सा करो, उधर शूल है उसकी चिकित्सा करो, पर साथ में पाचन 7 दिन चलना चाहिए। आधा पेशेंट पाचन में ठीक होता है, फिर जो बचे लक्षण है उसकी चिकित्सा उस पेशेंट के अनुसार। मैंने माइट्रल मल्टीपल स्क्लेरोसिस इन ब्रेन की केस इंस्टा पे मैंने शेयर की है, वो आप बाद में इंस्टा पे रील है मेरा, देख लीजिए। तो उसमें हर ऋतु में हमने द्रव्य बदलते गए हैं। ऐसा नहीं कि ये द्रव्य आपको जीवन भर लेना है, ये आयुर्वेद नहीं है। ऋतु का विचार करो, दोष का विचार करो, देश का विचार करो, उसकी उम्र कितनी है, उसके दोषों का अनुबंध कैसा है, उसको किसकी तकलीफ साथ में क्या है, इसका भी विचार करना चाहिए। भला तक का उसका भला तक रस है देना है, ग्रंथ ने बोला है, और उसको भला तक की तकलीफ हो रही है, क्यों देना है उसको, मत दो, दूसरा कल्प लो कोई। हमारे पास इतने नानौषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम, ऐसा एक भी नहीं कि जो औषधि नहीं है। मिट्टी खिलाओ, पानी पिलाओ, अवस्था होनी चाहिए। द्रव्य ये साधन है, रुग्ण ठीक करने के साधन द्रव्य है। द्रव्यों में अटके मत रहो कि ये लू या वो लू, ठीक कर लो, दे दो उसको, द्रव्य शुरू कर दो, कुछ तो समझ में आएगा क्या देना है। इसलिए एक सूत्र हमेशा ध्यान रखो, गुणलिंगम व्याधि उपशयन उपशयन परीक्षा। जिस लक्ष्य व्याधि का निदान नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स व्याधि है, हमारे पास आते आते 10 साल से व्याधि है, कॉम्प्लेक्सिटी है, गुणलिंग है, ये संतर्पण का है या अपतर्पण का है, ये स्वतंत्र है या परतंत्र है, ये कोष्ठगत है, समझ में नहीं आ रहा है, सब इकट्ठा हो रहा है, मिक्स लक्षण है। तो उसको उपशय अनुपशय से समझना पड़ेगा। मतलब चिकित्सा शुरू करो, नहीं ठीक लगा फिर से विचार करके चिकित्सा दो, नहीं ठीक लगा फिर से विचार करो, ठीक लगा कंटिन्यू करो, इसको कहते हैं उपशय अनुपशय। ये मीमांसा के 4थे अध्याय में इस प्रकार से मैं करता हूं। और मैं ट्रस्ट मी, मेरे क्लिनिक में जो आते हैं, मुझे पता है अभी मेरे क्लिनिक के लड़के भी यहाँ पे है, मेरे क्लिनिक में सिंगल ड्रग नॉट मोर देन 25 और कल्प नॉट मोर देन 10 to 15, बस इससे सारी चिकित्सा होती है। ऐसे पूरे वॉल भर के कल्प पड़े हैं, मेरे से नहीं होता। मुझे इतने 25-30 कल्पों में मेरी सारी प्रैक्टिस होती है, कुछ नहीं लगता। दैट्स ग्रेट सर। ये तो एक्सपीरियंस वाला ही विषय है कि जब आप इतना सारा संहिताओं का अध्ययन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप दोष को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। हम भी ये इच्छा करते हैं कि काश आपका मार्गदर्शन मिले और हम भी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा विषयांतर, मतलब थोड़ा आगे जाएगा। जी सर। कि नासिक में मतलब आप जहां प्रैक्टिस करने वाले हो उसका आपको पहले सर्वे कर लो, जहां पे प्रैक्टिस करोगे। समझो भोपाल में प्रैक्टिस करनी है, या राजस्थान में झुंझुनू में प्रैक्टिस करनी है, नासिक में प्रैक्टिस करनी है, बंगलोर में करनी है, जहां करनी है। और उसमें भी जिस एरिया में प्रैक्टिस करने वाले हो वहां पे ज्यादा कौन से रुग्ण आते हैं, कौन से रुग्ण मेरे पास आएंगे। कि मुझे पता नासिक में रुग्ण कैसे आएंगे, अम्ल पित्त के आएंगे, शिरशूल के आएंगे, त्वचा विकार के आएंगे, यकृत विकार के आएंगे, मूत्र विकार के आएंगे। मेरे पास शुरुआत में कैंसर का पेशेंट, मेरे पास शुरुआत की प्रैक्टिस में कौन आने वाला है, मेरे पास कोई नहीं आने वाला, वो सीनियर के पास जाएंगे। तो उसका विचार अभी मत करो। जो रुग्ण मेरे पास आने वाले हैं उसका पहले, मतलब वहां पे जो जो लोग पहले से प्रैक्टिस करते हैं उनको जाके मिलो, उनसे पूछो कि ज्यादा पेशेंट कौन से आते हैं आपके पास, उसका अच्छे से अध्ययन कर लो। जैसे हम एग्जाम के लिए करते हैं ना कि आईएमपी कौन सा है, मतलब पिछले परीक्षा में, पिछले एग्जाम में पांडु हो गया है तो पांडु नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि वो रिपीट नहीं होने वाला। ये तो आइडिया है ना, एग्जाम की आइडिया होती है पास होने की। वैसे ही मेरे एरिया में ज्यादा कौन से पेशेंट है, सारा चरक अभी एक साथ खाना खाने बैठेगा तो पूरा थाली खा लेते हैं क्या, वैसे चारा चरक तो एक साथ होता नहीं है, वो तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी जिंदगी जाती है तो चरक समझ में नहीं आता। तो मैं कौन से पेशेंट को ज्यादा डील करनी है, मुझे पहले मेरे प्रैक्टिस के पहले दिन कोई मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट नहीं आने वाला है, पहले मुझे प्रतिशत तो ठीक करने दो, कांस तो ठीक करने दो, आतिशा तो ठीक करने दो, वो तो ठीक करे पहले। तो वो कौन से हैं, फिर उसके लिए मुझे द्रव्य इजिली अवेलेबल कौन से हैं मेरे एरिया में। मतलब मैंने ये अध्ययन किया कि नासिक में मैं जहां प्रैक्टिस कर रहा हूं मेरे पास कौन से पेशेंट आने वाले हैं, और मुझे अब रासना मुझे नहीं मिलेगी नासिक में बैठे बैठे, और जो मिलेगी वो रासना होगी कि नहीं, यहां से शुरुआत है, कब से आई हुई पड़ी हुई होगी दुख शॉप में, और वो रासना ही है, इसकी गारंटी क्या है। तो मुझे ऑथेंटिसिटी से कौन सा द्रव्य मिलने वाला है। हमारे नासिक में करंज बहुत है,
पुनर्नवा बहुत है, बला बहुत है, मिलती है, यूज करो उसको। तो ऐसे 20-25 द्रव्य निकालो कि मेरे एरिया में कौन से ज्यादा है, उसका चिकित्सा, उसके फिर द्रव्य गुण से अध्ययन करो कि उसका रसवीर व्यापक क्या है, गुणधर्म क्या है, बस उतने 20-25 के सारा द्रव्य गुण का अध्ययन, कितने भी रटा रटाओगे आपको बैठ परीक्षा में जितना याद आता है उससे भी कम याद क्लिनिक में बैठ कर आता है। मेरे 100 कल्पों के 100 वनस्पतियों के श्लोक कंठस्थ थे मेरे सेकंड ईयर में। आज गुरुची भी आधा आता है मुझे, या इतना याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, क्योंकि रोज कहाँ लगता है, मेरी एग्जाम हो गई, उसका काम खत्म हो गया। अच्छा है अगर याद रखेंगे तो, लेकिन सबके नहीं हो पाते। तो मैं कौन से द्रव्य उपयोग करने वाला हूं, अब रास्ता में उपयोग नहीं करने वाला हूं, तो मैं उसके श्लोक कंठस्थ करके क्या करूंगा? वो एग्जाम के लिए क्या ठीक है, अब व्यवहार में बैठा हूं तो मैं कौन से 20-25 वनस्पतियों का उपयोग करने वाला हूं? पुनर्नवा है, इजीली अवेलेबल, बला है, हरिद्रा है, मुस्ता है, जो मेरे पास जल्दी मिलने वाले, शुंठी है, धनिया है, जीरे है, वो तो घर में पड़े हैं हमारे, अजवाइन है, हींग है, सर राई है, इनका विचार, गेहूं है, तंडुल है, सारे द्रव्य चिकित्सा के तो है, इनका विचार कैसे करें, इनकी चिकित्सा में कहां कहां विचार किया, इसका अध्ययन करो, और फिर देखो आपकी प्रैक्टिस एकदम इजी हो जाएगी। ज्यादा बड़े बड़े कल्पों उपयोग करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सिंपल द्रव्यों से पेशेंट ठीक होता है। बस भात खा रहा है, उसको कहो तंडुल का पीठ करो, उसकी रोटी खाओ, आधा सिम्टम कम होते उसके, क्योंकि उसका अग्नि संस्कार किया आपने। करके देखो तो सही। आमल की, कंटकारी, सिंपल सिंपल द्रव्य उपयोग करो। क्यों चाहिए इंद्री ब्राह्मी, क्यों चाहिए? जरूरत नहीं, आज जरूरत नहीं, मिलती भी नहीं है, तो उसका अध्ययन क्यों करने का? मतलब पता होना चाहिए, तो उसमें दिमाग ज्यादा चटकाओ मत। ठीक है, थैंक यू सर। और सर इसी में जैसे हम आगे देखते हैं तो ये कल्प निर्माण की योग्य विधि हम क्या किस तरीके से समझें कि कल्प। वो बताया मैंने अभी, उसी उत्तर में दिया कि कल्प कैसे निर्माण हुए हैं। यस इस डेफिनेटली विधि सर। से, इस विधि से आप भी कोई नया कल्प बना सकते हो। डेफिनेटली मतलब कई बार हम सोचते हैं कि सिंगल प्रैक्टिस करें, लेकिन ये जो आपने बताया कॉम्बिनेशंस, ये हमारे लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे कल्प बना सकते हैं। थैंक यू सर। सर इन सेशंस को देखते हुए अभी एक वैद्य महेश जी हैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र से, उनका सवाल है कि सर चिकित्सा पद्धति लेक्चर सीरीज जो हम शुरू करने वाले हैं उनमें हम क्या क्या विषय लेने वाले हैं? उसमें हम पूरा प्रैक्टिकल में, जब क्लिनिक में बैठने वाला हूं मैं, मेरे क्लिनिक आप जहां बैठने, वहां पे मैं क्या करने वाला हूं। ग्रंथ तो हमने सारे समझो, आपने कि सारा चरक अथ से इति पढ़ लिया, अब मैं क्या करूं आगे? नहीं पढ़ा तो पढ़ने वाले हैं हम क्लिनिक में बैठ के भी, मतलब मेरी आदत पता है, मैं 15 मिनट पढ़ता हूं, और मेरे पास जो आते हैं 15 मिनट केवल, कोई घंटों घंटों चरक पढ़ने की जरूरत है, केवल 15 मिनट्स रोज, लेकिन रोज पढ़ना है 15 मिनट, कोई भी ग्रंथ, चरक सुश्रुत वाग्भट, 15 मिनट ओनली। तो वो तो पढ़े पढ़े अलग हो गई, वो बात अलग हो गई, वो केवल एक थ्योरेटिकल हो गया। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे? तो पहला लेक्चर हम लेने वाले हैं कि क्लिनिक खोलते समय या क्लिनिक की शुरुआत करते समय और क्लिनिक में बैठते समय डूज एंड डोंट्स क्या है। हमारे आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एसी चाहिए, ये पॉश चाहिए, कांच का चाहिए, कुर्सी ऐसी बड़ी होनी चाहिए, पीछे बहुत चित्र होना चाहिए, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट की अभी जरूरत नहीं है। एक टेबल कुर्सी डालो, अच्छे से साफ सफाई रखो, सारी दवाइयों पे ज्यादा इन्वेस्ट। मेरे एक कलकत्ता में मेरे विद्यार्थी है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए केवल कल्पों में इन्वेस्ट किए, और पेशेंट नहीं आ रहे। कौन आएगा आपके पास? क्लिनिक खोलेंगे तो कौन, लाइन थोड़ी लगने वाली है दूसरे दिन से। तो वो डिप्रेशन आता है कि मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और पेशेंट ही नहीं आ रहे। तो औषधों में भी इतना इन्वेस्ट मत करो, जितने बेसिक कल्प है, सुचेकर, लघु सुचेकर, शुंठी, बिंटी, ऐसे सारे एक 10-15 द्रव्य लाके रखो, शुरुआत में बोल रहा हूं मैं। और जैसे जैसे आप सेटल हो जाओगे, पेशेंट आते रहेंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, रोटेशन शुरू हो जाएगा मनी का, अच्छे खासे पैसे, फिर आपको तो मर्सिडीज लेनी है, पॉश एसी क्लिनिक निकलना है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, एक 10-12 साल 5 साल आपको देने पड़ेंगे। और पैसे कमाने से झूठा पंचकर्म, झूठे दवाइयां, झूठे टेस्ट, इसके पीछे जाओगे तो इजी मनी मिलेगा, पर नाम भी जल्दी खराब हो जाएगा। नाम जल्दी खराब हो, कि ये कट प्रैक्टिस करते हैं। मैंने अभिमान से कहता हूं, आज तक 17 साल की प्रैक्टिस है, 1 रुपए का कट नहीं लिया है मैंने। मेरे सारे विद्यार्थी किसी को भी पूछ लो, 1 रुपए का कट। मेरे पिताजी ने नियम दिया है कि जिस दिन कट लोगे आप, प्रैक्टिस बंद कर दो, मेरा नाम नहीं लेने का।
मेरा नाम मत बीच में लगाने का नहीं, मेरे पिताजी ने बोला है बीच में मेरा नाम नहीं लगाने का कि कट ले रहे तुम। उन्होंने जीवन में कभी नहीं लिया, कट नहीं लिया। उससे आसानी मिलेगा आपको, अरे पैसा आया है वगैरह वगैरह, पर वो गलत मार्ग से पैसा निकलेगा भी बाहर, उसी गलत मार्ग से निकलेगा। चरक ने कहा है, चरक ने रसायन के अध्याय में चतुर्थ पाद में कहा है कि ये धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ऐसा है, और ये न अर्थार्थ केवल पैसे कमाने का शास्त्र नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति इसका चिकित्सा पण्य विक्रय करता है, कि पण्य मतलब बाजार, बाजार करता है इसका, कि आपके एक रुग्ण में दूसरा रुग्ण फ्री, या एक महीने में दो पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो सारे पैसे वापिस, ऐसे जो पण्य बाजार में जैसे कोई व्यक्ति बैठा है वैसे आपकी चिकित्सा का बाजार करता है, वो पांशु राशि कांचनम राशि हितवा पांशु राशि उपासक है, वो सोने को छोड़ के धूली को लेके बैठा है। मतलब आपको आयुर्वेद की चिकित्सा से जो सोना मिलने वाला है जीवन में आपके या अगले कर्म में, वो नहीं मिलेगा आपको, धूल लेके जाओगे साथ में आप। पैसे के लिए मत करो प्रैक्टिस, वो तो मिलने वाला है, पैसा है, बड़ा प्रोडक्ट है, वो कहीं नहीं जाने वाला, पेट भर के मिलेगा। हमारे मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे एक सर है, उनकी एक दिन की ओपीडी है केवल मुंबई में, ऐसे भर भर के पैसे लाते थे हम। जमदग्नि सर की प्रैक्टिस कितनी जाके पूछो, हो सकती है हमारे भी, लेकिन उसके पीछे मत जाओ, वो होगी। जमदग्नि सर ने या जो मेरे गुरुजी है, ये 40-40 साल 30-30 साल से प्रैक्टिस करे तो इस अवस्था में है। मैं अगर आज शुरू करूं तो मेरे पहले दिन मुझे कहा इतना बर्तन भर भर के पैसे आने वाले, नहीं आने वाले। तो इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ, ऐसे जो डूज एंड डोंट्स है कि मैं क्लिनिक में बैठूंगा तो मैं कैसे रहना चाहिए, मेरा ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए, मैं कैसे बोलना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे पढ़ने चाहिए, पेशेंट को परीक्षण करना है, स्पर्श परीक्षण करना है तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं आपका उदर परीक्षण करना चाहता हूं, करूं या ना करूं। ये सामाजिक विषय है, ये आजकल बहुत गंभीर हो चुके हैं। हम कितने भी सीधे साधे हैं, सामने वाला शायद गलत हो सकता है। इसलिए डूज एंड डोंट्स क्या है, ये पहला लेक्चर होगा। फिर उसके बाद में दोष परीक्षण, प्रकृति परीक्षण, यही इसी का विस्तार से करेंगे। फिर दुष्य परीक्षण, धातुगत अवस्था कैसे देखेंगे, अग्नि परीक्षण, स्रोतस परीक्षण, द्रव्य चयन कैसे करना है। एक सबसे बड़ा महत्व का विषय है कि इनको कैसे पता चला होगा ग्रंथकारों की गुडुची ज्वरग्न है, पुनर्नवा शोथग्न है, शतावरी स्तनजनन, ये इनको कैसे पता चला, क्या सपने में आया इनको या वनस्पति ने बताया, कुछ तो रिसर्च किया होगा ना, उसके संदर्भ है, उसका एक लेक्चर होगा। ऐसे कई चिकित्सा के विषय आज तक हमने अभिजीत सराफ को केवल संहिता पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन चिकित्सा में कैसे करना है उसका इम्प्लीमेंट ये पहली बार हम ले रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं चिकित्सा नहीं करता हूं, आइए कभी क्लिनिक में, मेरे 17 साल से चिकित्सा है नासिक और मुंबई में, और चिकित्सा के लिए सही था। मेरे धर्माधिकारी सर का मुझे रूल है कि अगर आप जिस दिन पेशेंट देखोगे नहीं, उस दिन लेक्चर लेने का नहीं। भले एक पेशेंट देखो, पर आपके खुद के पेशेंट देखो। आपको बोलने का कोई हक नहीं अगर मैं पेशेंट नहीं देख रहा हूं तो। मतलब मैं चरक के ऊपर मेरे बोलने की मेरी कोई औकात ही नहीं है अगर मैं रुग्ण नहीं देख रहा हूं तो। मैं चिकित्सक हूं पहले, इसलिए संहिता, अभी तक संहिता पढ़ाई, वो भी चिकित्सा के लिए पढ़ाई है विद्यार्थी की। अब हम चिकित्सा में क्या इस वर्ष से शुरू कर रहा हूं मैं कि मेरे, क्योंकि अभी तक मैं 17 साल का ही मेरी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, लोगों की 30-30 35-35 साल की प्रैक्टिस है। तो अभी 17 साल की अनुभव लेकर मैं अभी कुछ बोल सकता हूं कि यस इस प्रकार के रुग्ण होते हैं या अवस्था होती है। तो इतने सारे रुग्ण देखे, 10-12-15 हजार जो रुग्ण, जो भी संख्या मैंने कभी गिनी नहीं है, जो भी हुए, आप आइए कभी भी क्लिनिक में, सारे केस पेपर पढ़े, कभी भी देख सकते हो। तो वो सारा डिटेल्स में हम कुछ केसेस देखेंगे, यूनिक केसेस जो मैंने देखे हैं, कुछ मेरे फेल भी हुए हैं, वो भी कैसे है, क्यों हुए, मेरी क्या गलती हुई, तो सब हम डिस्कस करेंगे उसमें। थैंक यू सर। मतलब ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मार्गदर्शन मिलने वाला है सर। इसी में महेश जी का एक और क्वेश्चन आया है सर, उनका कहना है कि इस लेक्चर सीरीज का हमें प्रैक्टिस में किस प्रकार उपयोग होगा, क्योंकि वो इसे ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को इनहेंस करना चाहते हैं। कैसा है कि मैं जिन जिन गुरुजी के पास गया तो उससे मुझे क्या मिला, मुझे पहला तो कॉन्फिडेंस मिला कि अगर इनके पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो मेरे भी होंगे। बराबर है। प्रमा जोशी जी के पास भी जाता था, मैडम के पास जाता था,
तो फर्स्ट ईयर से जाना लगा था। 1 साल उन्होंने मुझे केवल पूड़ी बनाने के लिए रखा था उनके क्लिनिक में। पेशेंट दिखाई भी नहीं थे, मतलब कहते थे नहीं पहले पाठांतर करो और द्रव्य आपको पता होना चाहिए कि लोह वस्त्र डालना है तो कितनी मात्रा होनी चाहिए, शतावरी डालनी है तो कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये सीखा 1 साल। और फिर सेकंड ईयर में जब गया, जब मेरे 25 व्याधियों की संप्राप्ति कंठस्थ हो गई, उनको मैंने कंठस्थ के श्लोक बताए कि ये संप्राप्तियों के श्लोक है, मानव निदान के पहले 2 अध्याय कंठस्थ करके दिखाए, तब उन्होंने मुझे उनके साथ खड़े रहने के लिए बोला कि हाँ चलो खड़े रहो आप यहाँ। तो इससे क्या हुआ, मुझे द्रव्य का अध्ययन हुआ, पूड़ी कैसे बननी चाहिए, द्रव्य की मात्रा कैसे, और फिर श्लोक का मतलब पहला बेसिक करके फिर उन्होंने रुग्ण परीक्षण के लिए लिया। मेरे पिताजी की प्रैक्टिस होती थी, ऐसे होती थी कि आप अगर पेशेंट देखने के लिए यू आर ऑब्जर्वर तो आपको पीछे खड़ा रहना चाहिए, मेरे आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी मेरे यहाँ पे। पेशेंट नहीं है तो ठीक है उस समय, क्योंकि यू आर ऑब्जर्व। मैं मेरे पिताजी के कभी क्लिनिक में खड़ा रहा हूं, मैं कभी बैठा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। आजकल क्या हुआ है, लोग बच्चे आते हैं तो उनको कहता है सर ने अभी से मतलब आए तो शुरू चरक पढ़ना शुरू कर दें। मैं हमेशा, मैं आनंद वैद्य मुझे कहते थे मैंने आपको पढ़ाने के लिए क्लिनिक खोला नहीं है, मैंने तो मेरे उपजीविका के लिए क्लिनिक शुरू किया है, व्यवहार के लिए। आपको पढ़ना है तो आप अपना अपना पढ़ना है आपका। ये बात बहुत है, ऐसे ही ये सारे विषय है। तो मैंने सारे गुरुजी से क्या सीखा कि मुझे पहला मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन ट्रीट द पेशेंट, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, आजकल क्या हुआ है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस मतलब क्या है, एक व्याधि का नाम और आयुर्वेद का कोई कल्प, और एमआर आता है तो बताता है कि इसकी ये अवस्था, इसकी वो अवस्था है, बस वो कंठस्थ करो, प्रैक्टिस शुरू कर दो। या मेरे गुरुजी ये द्रव्य उपयोग करते हैं, या इसी पे कई गुरुजी तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनकी फैक्ट्री होती है औषधि की, तो अगर आप उनके विद्यार्थी है तो आप उनकी ही फैक्ट्री से कल्प आपको क्लिनिक का द्रव्य लेना है। ये मैंने देखे हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कौन सी कल्प कौन सा चयन करना है, तो आपको वो भी एक होगा कि ये तो फिर क्या है, संहिता में कैसा है, संहिताकारों की क्या अपेक्षा है आपसे। संहिताकारों की, एक आप वैद्य हो, आप एक रिसर्चर हो, आप एक कार्य कर रहे हो, तो संहिताकारों की आपसे वैद्य इस स्वरूप में आपकी अपेक्षा क्या है उनकी, वो संहिता से पता चलेगी। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब चिकित्सा का नॉलेज संहिता से, उसमें मेरे 17 साल के अनुभव या जो मेरे गुरुजी के अनुभव है वो भी है मेरे। मतलब धर्माधिकारी सर ने 45 इयर्स प्रैक्टिस की, गवर्नमेंट के बड़े बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की, सारे कठिन कठिन पेशेंट देखते थे वो, तो वो भी अनुभव मुझे सारे पता है, वो भी शेयर करेंगे हम। थैंक यू सर। मतलब ये पूरी लेक्चर सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, और सबसे अच्छी बात कि हमें जो कॉन्फिडेंस चाहिए, अनुभव चाहिए, और विश्वास के साथ साथ ये शास्त्र की शुद्धता चाहिए, ये हमें सब मिलने वाला है। सर आज के सेशंस में भी आपने ये जो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं बहुत ही उपयोगी हैं हमारे लिए, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस में आ पाए, प्रैक्टिस को शुरुआत करके उसको बहुत सफल बनाने के लिए हम आगे बढ़ पाए। आज सर हम इस सेशन की तरफ आगे बढ़े, लेकिन हमारी टाइम लिमिट्स हमें थोड़ा सा रोक रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर के इस सेशन को अंतिम चरण की तरफ लेके चलते हैं। सर मैं अभी माइक अनम्यूट करता हूं, और जो भी हमारे वैद्यगण हैं उनके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस को वो ले लेते हैं, और फिर हम इस सेशन को अंतिम दौर में लेके चलते हैं। चलेगा? हाँ हाँ चले। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों को अनम्यूट किया है, वन बाय वन आप प्लीज कोई क्वेश्चंस हो तो जुनाइनली कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि एक एक आप अपने पर्टिकुलर लेवल पे पूछेंगे तो शायद इतने कम समय में बताना मुश्किल होगा, लेकिन आज से संदर्भ जितना सर ने बताया हमें उससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे प्लीज पूछेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर हम आजकल स्टोन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें ना स्टोन को किस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर चरक चिकित्सा में कौन से अध्याय में हम उसका वर्णन देख सकते हैं? जी, अश्मरी का जो वर्णन है, स्टोन मतलब आपको मतलब यूरिन स्टोन का ही बात करें ना आप? यस सर। या पित्ताश्मरी की बात कर रहे हैं? यूरिन स्टोन सर। ओके, पित्ताश्मरी हो या मूत्राश्मरी हो, दोनों संतर्पणजन्य है, और इसका संदर्भ ये सुश्रुत के निदान स्थान में है। अश्मरी का अध्याय है,
ये एकदेशीय शोथ में चरक में वर्णन किया है अश्मरी का, और वो भी संतर्पण जन्य ही है। तो आपको जो भी स्टोन का रुग्ण आएगा वो पहले देखो कि वो अभी वेगावस्था में है या अवेगावस्था में, मतलब उसको कौन सी, मतलब पेन है या केवल सोनोग्राफी में उसको स्टोन दिख रहे हैं किडनी में या यूरेटर में, या उसको अभी पेन है मतलब वो निकलने वाला है, तो वो देखो, उसके अनुसार चिकित्सा भी बदलेगी। अगर वो अभी तक पेन शुरू नहीं किया है उसने स्टोन ने, या एक अटैक आके गया है, तो आपको उसको पिघलाने की चिकित्सा करनी है। मतलब स्टोन पिघलते मतलब टुकड़े टुकड़े होकर वो मूत्र से बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए आपको उसको फिर पाषाण भेदा आदि जो द्रव्य है, चंद्रप्रभा आदि जो द्रव्य है वो देने पड़ेंगे। अगर स्टोन निकलने की इसमें, तो आपको अच्छे से लिक्विड थेरेपी है, मतलब जो जलपान अच्छा करके, लिक्विड डाइट बहुत करके उसको धक्का मार के निकालना है, या स्वेदन करवा लो, या उत्तर बस्ती दे सकते हैं या नहीं दे सकते। कभी कभी स्टोन निकलते समय व्रण करता है, तो उसके लिए उत्तर बस्ती करनी पड़ती है। तो ये अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा है। तो इस प्रकार, लेकिन संतर्पण की चिकित्सा, पहला व्याधि संतर्पण जन्य है। केवल स्टोन बाहर निकला मतलब पेशेंट ठीक नहीं हुआ है। स्टोन बाहर निकला लेकिन हेतु चल रहे हैं तो दूसरा स्टोन हो जाएगा। केवल स्टोन तोड़ के बाहर निकलना ये चिकित्सा तो ठीक है की आपने, लेकिन अब स्टोन उत्पन्न ही ना हो इसकी भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो वो संतर्पण की चिकित्सा, हेतु विपरीत शोधन चिकित्सा करनी पड़ेगी, बस्ती देनी पड़ेगी, वो अगली है। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर, जैसे हमारा आयुर्वेद का जो फर्स्ट स्टेप है वो ऋतुचर्या फॉलो का रहता है, और व्यायाम इस ऋतु में निषेध बताया है आचार्यों ने। जी। और जैसे ही हम पार्कों में जाते हैं, और बहुत बड़े योग गुरु है हमारे जिन्होंने शायद व्यायाम को और इसको पूरे योग को पूरे धरातल पर लेके आए हैं, वो भी आजकल 2-2 3-3 घंटे रेगुलर करते रहते हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं पार्कों में भी जाता हूँ, कितने सारे, हर एक पार्क में 2-3 क्लासेस आपको मिल ही जाएंगी करते हुए। जी, पहला है कि क्या और योग उस बात व्यायाम का है? ये भी कारण है सर, हम लोगों पे इतना ज्यादा इफेक्ट देखते भी नहीं है उसके दुष्परिणाम का। नहीं, पहला मेरा मन में प्रश्न आना चाहिए कि योग व्यायाम है या नहीं है, तो इसका विचार पहले करना चाहिए। मुझे उत्तर, मैं अभी उत्तर नहीं दे सकूंगा कि है या नहीं, वो अपने अपने स्तर पे देखना चाहिए। दूसरा कि व्यायाम का निषेध किया है ग्रीष्म ऋतु में, इसका अर्थ अतिश्रम का निषेध किया है। व्यायाम तो दिनचर्या में बताया है, मतलब ऋतु में ही लेना है, लेकिन वो अर्धशक्ति करना है, और ग्रीष्म ऋतु में उससे भी कम करना है। मतलब करना नहीं है ऐसा नहीं है, अत्यल्प मात्रा में करना है, क्योंकि दोषक क्षय तो हमें करना ही है। अग्नि वृद्धि, व्यायाम के दो गुण हैं, दोषक क्षय और अग्नि वृद्धि। अगर पूरे ग्रीष्म ऋतु, इसका अर्थ ग्रीष्म ऋतु में हाथ पैर फैल के बैठना है ऐसा नहीं है। आपको काम तो करना है, व्यायाम करना है, लेकिन अल्प मात्रा में करना है, अर्धशक्ति से भी कम करना है, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु ये दुर्बल ऋतु होता है। वर्षा भी दुर्बल ऋतु है, वर्षा और ग्रीष्म दोनों सबसे कम बल वाले ऋतु है। तो इनमें व्यायाम वर्ष नहीं है, कम करना है, पहली बात। तो आप योग कर सकते हो, योग ये कोई एक्सटेंसिव व्यायाम नहीं है। हाँ, कितनी देर कर रहे हो वो अलग बात है। आपका अगर बल थक गए आप तो रुक जाइए, अगर पसीना आ रहा है कप इस पे ऊपर रुक जाइए। शाम को केवल टहलना ये भी ग्रीष्म ऋतु में अच्छा व्यायाम है। 12 सूर्य नमस्कार निकालना ये भी अच्छा व्यायाम है। व्यायाम बंद नहीं करना है, पूरा बंद करके आराम से एसी में बैठे हो, संतर्पण के विकार हो जाएंगे। व्यायाम करना है, लेकिन बाकी ऋतु में जितना करते हैं उससे कम करना है। व्यवहार के बाद जो भी व्यवहार के लिए है, ग्रीष्म शिशु ऋतु में यथेच्छ व्यवहार बोला है, ग्रीष्म ऋतु में हर 15 दिन के बाद बोला है। कौन, कितने लोग फॉलो करते हैं आज के? हम डॉक्टर है, इसके ऊपर हमें भी इसके ऊपर भी बोलना चाहिए, कितने लोग फॉलो करते हैं? अब जो देह विक्रय करने वाले व्यक्ति है वो अगर आपके पास चिकित्सा के लिए आते हैं तो ये इसका विचार आपको करना पड़ेगा कि ग्रीष्म ऋतु में भी अगर डेली उनका व्यवहार हो रहा है देह विक्रय के लिए, तो उसका वायु की क्या अवस्था होगी उनके शरीर की। तो उसके लिए आप तो व्यवसाय तो बंद नहीं कर सकते हो, तो आपको एज अ वैद्य क्या चिकित्सा करनी है, क्या कर सकते हैं आप? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर।
हाँ बोलिए। सर आपने अभी बताया कि जिम के अंदर जो व्यायाम करते हैं वो नहीं करना हाँ, चाहिए सर, उसका क्या, कौन से रोगों में उनका निदान होता है सर? जिम के अंदर क्या? सर आपने बताया ना जिम के अंदर व्यायाम नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसा कब बताया मैंने? सर वो होता है ना सर कि आपने बताया निदान होते हैं, बहुत से रोगों में हेतु होता है जिम के अंदर व्यायाम करते हैं, एसी के अंदर, नहीं 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 नहीं। एसी के अंदर। हाँ, एसी जिम के अंदर व्यायाम नहीं करना है, एसी जिम के जी अंदर। सर। हाँ, एक मिनट, कोई तो मुझे मैसेज आ रहा है, यू कैन टर्न दिस बैक इन सेटिंग, स्टॉप सजेस्टिंग। ओके। एसी जिम का क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको व्यायाम से क्या अपेक्षित है? स्वेद प्रवर्तन, या आपको मतलब अच्छा स्वेद निकलना चाहिए। और अगर एसी जिम में काम करते हो तो वो स्वेदावरोध करता है, मतलब जो करता है एसी में जिम, उसका स्वेद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बाहर निकलूं या अंदर ही रहूं, तो उसका बीमार गमन हो जाता है और वो व्याधिकारक है। समझ में है? जी सर। इसलिए जिम कभी ऐसी हो सकती है, कल्पना भी मैं किसने सोचा होगा। आपको व्यायाम का उद्देश्य क्या है? स्वेद प्रवर्तन करना है, अच्छा दोषक क्षय करना है, वो एसी में नहीं होगा। एसी ये शीत गुण का है, वो स्तंभक है, स्निग्ध गुण का है, शीत स्निग्ध है, वो आपको व्यायाम करने का जगह हो सकती है, तो उससे संतर्पण जन्य, इसलिए रुद्विकार बढ़ रहे जिम में करने वाले। और वो साथ में क्या करते हैं? रुक्ष, अति रुक्ष गुण का प्रोटीन खाते हैं, घी नहीं खाते, घी अभ्यंग मसाज नहीं करते, प्रोटीन खाते, या वो स्वेदन करते, सोना बात में जाके स्वेदन करते, बिना स्नेहन का स्वेदन करते हैं, तो इसलिए व्याधि बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है। इसलिए व्यायाम करो, व्यायाम करो, एसी जिम में मत करो। प्रणाम सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। स्नेहपान में सर जो स्नेहपान में सर जो हम लोग चरक स्नेह अध्याय में लिखा है कि वात पित्त विकृति वाले और या फिर ग्रीष्म ऋतु में स्नेहपान रात्रि में करना चाहिए, और कफज विकृति बराबर है। वाले या फिर कफज विकृति वाले या फिर शीत ऋतु में स्नेहपान दिन के समय करना चाहिए। तो सर प्रैक्टिकली तो हम लोग दिन में ही Yes. करते हैं चाहे, तो सर इस पे सर आपका क्या विचार है सर? नहीं, उन्होंने ज्यादातर दिन नहीं करते हैं। केवल ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताया है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में अग्नि अत्यंत मंद होता है, अग्नि का बल अच्छा नहीं होता। जी। दूसरा, अति उष्णत्व जब होगा, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, और इस समय में अगर आप घृतपान कर रहे हो तो वो पचन करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा, उसको तकलीफ होगी उस घृत का, और उसके लिए ज्यादा तकलीफ, मतलब गुरु अन्न ग्रीष्म ऋतु में वर्षक बताया है, लघु स्निग्ध ऐसा करने के लिए, लघु शीत स्निग्ध ऐसा करना है। और आप अगर घी पी रहे हो बहुत सारा, तो अग्नि ही ठीक नहीं है, तो वो कैसे पचाएगा उसको। और इसलिए अगर आपको स्नेहपान करना ही है अत्येक अवस्था में, तो वो सायंकाल में जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ज्यादा उष्ण नहीं है, सेमी, मतलब ज्यादा ना ज्यादा शीत है ना ज्यादा उष्ण है, ऐसे ऋतु में खाना, ताकि उसके व्यापद ना हो। दूसरा, अति शीत ऋतु है, अति शीत, तो ज्यादा शीत ऋतु में भी आप ठंडी में काल में रात्रि में खाओगे तो वो अति शीत का स्तंभ से भी वो स्नेह सारे शरीर में फैलेगा नहीं, और धातुगत अवस्था में जो लीन दोष है उसको कोष्ठ में लेके आने में विलय करके नहीं लेके आएगा। इसलिए उस ऋतु में दिन में खाना है। आजकल हम दिन में करते हैं तो गलती ही करते हैं ना, ये तो गलती है कि 12 महीने हम एक ही प्रकार का आहार खाते हैं, 12 महीने हम एक ही प्रकार की चिकित्सा करते हैं, ये गलत है। आज भी मैंने अभ्यंग करने वाले, स्वेदन करने वाले वैद्य देखे हैं, थोड़ा सोच के करिए। ग्रीष्म ऋतु में वमन करने वाले लोग देखे हैं, आप करते हो कॉन्फिडेंटली, अच्छी बात है जो भी करते हैं, लेकिन ग्रंथकारों ने नहीं बताया है, ये शोधन का काल ही नहीं है। प्रत्येक अवस्था है, प्राणोपरोध होने की अवस्था है तो करो, लेकिन शोधन करना है तो शोधन के 3 काल स्पेसिफिक बताए। मैं नहीं करता ग्रीष्म ऋतु में पंचकर्म, मैं नहीं करता, प्रत्येक अवस्था है तो करेंगे। प्रणाम सर। और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें या फिर हम अभी कोई एक पूछ रहे हैं, उनको पूछने दो, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यस, प्रणाम सर।
सर अभी आपने हाँ, नमस्ते। जी, अभी आपने जो बताया था कि संतर्पण के हेतु में चावल की बजाय उसकी रोटी उसको खाने को कहना चाहिए, अग्नि का सहयोग हमने किया है। तो क्या इसी प्रकार जो हम गेहूँ को करते हैं, गेहूँ की जो रोटी बनाते हैं, तो उसमें हम अग्नि का सहयोग करते हैं, तो क्या ये इसमें लघुता रहेगी, ये पिष्टता वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, उसमें थोड़ा चाह रहा था मैं कि आप इस पे प्रकाश। जी, पिष्ट में पदार्थ संतर्पण करने वाले ही है, जी। ये चरक के 23वें अध्याय में है। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक उदाहरण बताया था कि जो लोग केवल भात खाते हैं और उनको तकलीफ हो रही है, तो ऐसे रुग्ण में हमें देखो, इसका मूल उद्देश्य है कि पहले रुग्ण क्या खाता है वो निकालो और फिर उसमें केवल बदलाव करो। चिकित्सा का अर्थ केवल उसकी दिनचर्या बदलाव, ये पहला महत्व का है। वो हम हर समय द्रव्यों से ही काम करना है, कोई कल्प ही देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका केवल दिनचर्या मॉडिफिकेशन ऑफ दिनचर्या, आपकी आधी चिकित्सा हो जाएगी। मॉडिफिकेशन ऑफ ऋतुचर्या, आधा पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो उसकी वो अगर केवल भात ही खा रहा है और उसको बाकी खाने के लिए उसको एसेसिबिलिटी नहीं है, तो उसको इतना कहो कि भात का पीठ बनाओ और रोटी करके खाओ। उस स्पेसिफिक रुग्ण के लिए कहा था मैंने, सबके लिए नहीं कहा है मैंने। वैसे अब बात आई गेहूं, तो गेहूं तंडुल से ज्यादा गुरु है। तो अगर गेहूं का आपको साइड इफेक्ट दूर करने हैं, तो पहले थोड़े से गेहूं भून लो आग पर, थोड़े से, काले नहीं करने के, थोड़े से भून लेना, लाल थोड़े से करने के, और भर के रख दो। और फिर जब उसका पीठ कर लो और फिर उसकी रोटी करके खा लो। अब मैं महाराष्ट्र में हूं, आप कहां से मुझे पता नहीं। हमारे महाराष्ट्र का गेहूं ये रोज का आहार नहीं था पहले। ज्वार और बाजरा ये हमारा रोज का आहार था, 2-3 पीढ़ी पहले। लेकिन जैसे जैसे संपन्नता आ गई, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, कभी कभी ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया। अभी तो लोगों के इतना ज्यादा पैसा है कि कहाँ रखे, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो वो फिर संतर्पण के, संपन्नता से होने वाले सारे व्यापक चोरी, ये चरक विमान 3 में संदर्भ है। ये संपन्निक होने के बाद क्या होता है, अब चरक विमान में जनपद ध्वंस के बाद प्राग व्याधि उत्पत्ति, उसमें संपन्नता से क्या क्या होता है वो बताया है। तो सारे लोगों ने गेहूं शुरू कर दिया, ज्वार और बाजरा खाना बंद कर दिया। अब महाराष्ट्र में एक पीढ़ी के बाद थायराइड डायबिटीज के पेशेंट बढ़ गए, कैंसर के पेशेंट बढ़ गए। मतलब गेहूं से हुआ ऐसा कहना नहीं है, सारे जगह पे हुआ है। होटल में जाएंगे पंजाबी फूड खाएंगे, महाराष्ट्र के बारे में होटल में जाएंगे चाइनीज खाएंगे, होटल में, अरे चाइनीज खाना तो चाइना में जाओ ना, यहां बैठ के चाइनीज फूड खा रहे हो। महाराष्ट्र में बैठ के उड़पी फूड खाएंगे, कभी एक बार खाया ठीक है, एवरी सैटरडे खा रहे तो व्याधिकारक है। ये वैद्य ने ये काम बताना, समाज को बताना वैद्य का काम। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करे? एलोपैथी वाले करने वाले नहीं है, उनको तो बस पेशेंट चाहिए, हॉस्पिटल भरे होने चाहिए। हमारा उद्देश्य अगर स्वास्थ्य रक्षण में ये ऐसा है, और ट्रस्ट में पैसा मिलता है, पैसे के लिए कभी प्रैक्टिस मत करो। एलोपैथी वाले वो करते हैं, हम नहीं करते। थैंक यू सर, थैंक यू। 11:30 बजे हैं। यस सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ पूछिए। यस सर, टाइम बहुत हो चुका सर, है, मुझे अपस्मार लगता का है पेशेंट है। यहाँ पे- जी एक लास्ट क्वेश्चन पूछिए। जी जी सर अपस्मार का पेशेंट है, बच्चा ही है, रिपीटेड एपिसोड्स होता है, टंग बाइट्स वगैरह होता है सर। ओके, सब कैसे विचार करें सर इसे? कितनी उम्र है पेशेंट की? 11 साल से। ठीक है, मेरी खुद की पद्धति ऐसी है कि मैं कभी ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं करता, कभी नहीं करता। जब तक मैं प्रत्यक्ष रुग्ण देखता नहीं हूं, मैं पेशेंट को चिकित्सा बताता नहीं, ये मेरा नियम है। लेकिन आप खुद वैद्य हो तो आप उसको देख सकते हो, तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब भी अब अभी अपस्मार कह रहे हो आप, एपिलेप्सी के पेशेंट को अपस्मार कह रहे हो ना, एपिलेप्सी का पेशेंट है। जी सर। तो अपस्मार का अर्थ एपिलेप्सी नहीं है। एपिलेप्सी ये अनुक्त व्याधि है। अपस्मार का अर्थ जिसकी स्मृति नष्ट हो गई है, उसको अपस्मार कहते हैं। अपगता स्मृति है यस्यासः स अपस्मारः। इस रुग्ण की स्मृति नष्ट हो गई है क्या? नहीं सर। तो ये अपस्मार कैसे हो गया? ये एपिलेप्सी का है, तो एपिलेप्सी कहो, एपिलेप्सी का पेशेंट है, ये अनुक्त व्याधि है। एपिलेप्सी में संप्राप्ति कहाँ है? वो ब्रेन में होती है, मस्तिष्कगत होती है। मस्तिष्क ये प्राणवायु का क्षेत्र है और आकाश महाभूत का क्षेत्र है। ठीक है, एक बताएंगे तो वैसे तो पंचमहाभूत हर जगह होते हैं, लेकिन प्राणवायु का है। शिर कियंत शिरसीय नाम का अध्याय है,
उसका थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिए। वातज शिरोरोग, पित्तज शिरोरोग और कफज शिरोरोग में ये एपिलेप्सी आएगी। अब उसको वेग आ रहे हैं, तो जब वेगावस्था है तब क्या करना है और अवेगावस्था में क्या करना है। 11 साल का बच्चा है तो आप उसको बस्ती दे सकते हो, आप उसको सद्यो वमन कर सकते हो, आप उसको विरेचन भी कर सकते हो, आप उसको नस्य भी कर सकते हो। तो आप उसके एक एपिलेप्सी के अटैक आ रहे, ये बाजू छोड़ दो, ये अभी बाजू रखो, आप उसके शरीर के सारे दोषों के सिम्टम्स निकाल के रखो कि शरीर गौरव है क्या, पित्त अम्ल पित्त है क्या, छर्दी है क्या, शिरशूल है क्या, क्या क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या है। फिर उसके दोषों के आप उसका निश्चित करो। फिर उसकी दिनचर्या देखो, ये क्या ये कुलज है, क्या ये अभी हुआ है, ये माता पिता को भी था क्या, या किसी विशेष कारण से हुआ है। कभी कभी भय से, शोक से भी एपिलेप्सी आती है, पिताजी बहुत डांटते हैं और वो उसको अटैक आ जाता है, तो वो कोई फिर एपिलेप्सी में जाता नहीं, वो तो एक लक्षण है, उसका एक प्रतिक्रिया है शरीर की, तो वो कोई व्याधि में संप्रप्ति में नहीं जाएगा। तो लक्षण है या व्याधि है, इसका विचार करना पड़ेगा। फिर उसको नस्य देना है, दोषों के अनुसार नस्य देना है। अगर शेषमा का उत्कृष्ट तो एक सद्यो वमन कर दीजिए, अगर पित्तानुबंधी है तो थोड़ा सद्यो वमन करके एक विरेचन दे दीजिए, नस्य शुरू कर दीजिए। और एक मैं विशेष योग बताता हूँ, मैं सारे एपिलेप्सी के, अपस्मार नहीं है, दिमाग से निकाल दो, ये एपिलेप्सी मेरा एक योग है, मैं बताता हूँ, वो मैंने मेरे गुरु जी से सीखा है, गौतम सर से सीखा है, कि नया ताजा पीपल का पत्ता लेके आने का। पीपल का पेड़ होता है ताजा, पुराना नहीं, उसको लेके आने का, अच्छे से धो डालने का, उसके ऊपर घी लगाना या हाँ घी लगाने का पूरे पत्ते को, और उसके ऊपर ताजा ताजा गर्म करता हुआ एक इतना बड़ा, इतना क्या कहते उसको, एक कटोरा से आधा कटोरा भात, तंडुल का उबला हुआ भात, ये उसके ऊपर रखने का, पत्ते के ऊपर। और ये थाली में रखकर सुबह के 6-7 बजे के जो ताजा ताजा ऊन होता है, एक क्या छाव धूप शुरू होती है, ताजी धूप 8 बजे के पहले की, सूरज की पहली धूप, उसमें रख देने का। और ऐसे जगह रखने का कि जहां पे कोई प्राणी ना आए, कोई कुछ ना आए आपके आंखों के सामने, तो कुत्ता आके खा गया ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सामने चाहिए। और बाद में एक आधा घंटे के बाद वो पत्ता निकालो और वो पूरे पत्ता और पत्ता के ऊपर वो पूरा भात घी में ऐसा पूरा मिक्स कर लो और भात खा लो, पत्ता फेंक दो। ये प्रयोग 7 दिन करना है, 7 डेज कंटिन्यू। इससे काफी हद तक पेशेंट को उपशम मिलता है, ऐसा मैंने देखा है। दूसरा, एपिलेप्सी के पेशेंट को काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, तो काउंसलिंग करना पड़ता है। मन में अगर कोई शोक है, भय है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, तो वो होता ही होता है, वो निकालना चाहिए पड़ता है। तीसरा, दैव व्यापार चिकित्सा करनी पड़ती है, जितना मेरा अनुभव है। और उसमें दैव व्यापार हम नहीं करेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति के पास उसको भेजने का, जो अच्छे पैसे के लिए ज्योतिष नहीं कर रहा है। वैसे आयुर्वेदिक भी पैसे के लिए नहीं है, वैसे ज्योतिष भी पैसे के लिए नहीं, वो शापित विद्या दोनों। तो पैसे के लिए ज्योतिष नहीं कर रहा है, ऐसा कोई अगर अच्छा संत पुरुष, सज्जन पुरुष है, वो होता है हर गांव में, हमारे नासिक में भी है, उनके पास भेजने का, और उनकी फिर पत्रिका वगैरह देखकर या जो योग्य मार्ग है उससे उसकी चिकित्सा दैव व्यापार करने के। मैं तो भगवान शंकर जी की उपासना करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि ये वायु का ये है, हनुमान जी की और शिव जी की उपासना करने से बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा, उनके जो कुल आचार है, कुल में आचार है। अगर अपत्य, ये जो व्यक्ति है अपत्य, 11 साल का बच्चे को एपिलेप्सी है, तो ये अगला वंशज है ना, लड़का है, वंश को हो रहा है, तो इसका अर्थ कुल में कहीं तो दोष है, उनके जो कुल है उसमें कहीं तो कुल दोष लगा है। उसका एक देखना चाहिए कि कुल देवी का उपासना हो रही है नहीं हो रही है, पूजा हो रही है नहीं हो रही है। कुल देवता या जो कहीं पे कुछ देवता होती है, खेत में वगैरह होती है, उसकी पूजा अगर बंद करते हैं तो अगली पीढ़ी को तकलीफ झेलनी पड़ती है। ऐसे, ये आपके विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमने व्यवहार में देखे हैं ऐसे। तो औषधि चिकित्सा भी, शोधन भी, दैव व्यापाश्रय और काउंसलिंग, सत्वावज है, तीनों का आपको प्रयोग इसमें करना चाहिए। जीर्ण व्याधि होने से पहले उसको बचा सकते हैं। अगर ये 2 साल के बाद आगे चला जाएगा होकर, तो ये ठीक करने के लिए कठिन होगा। अभी ठीक हो सकता है, एपिलेप्सी कैन ट्रीटेड, एपिलेप्सी ठीक हो सकती है। और औषधि चिकित्सा में आप द्रव्य उसकी दोषों के अनुसार आपको देख देना पड़ेगा कि कौन से दोष है, कौन से लक्षण है, उसके अनुसार द्रव्य देना पड़ेगा। ऐसे सर अपस्मार वटी या क्या कहते हैं मानस मित्र वटक देकर अपस्मार ठीक नहीं, अपस्मार है ही नहीं, एपिलेप्सी है,
इसको मस्तिष्कगत व्याधि है, उसकी उस प्रकार की शिरोगत विकार है, उसका उस प्रकार से विचार करना पड़ेगा। ओके। और बिना पेशेंट देखे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, वो प्रत्यक्ष रुग्ण देखना पड़ेगा। आप देख सकते हो, आप वैद्य हो, देख लो, दोषों का विचार करो, मुझे बताओ, मैं द्रव्य भी बता पाऊंगा अगर दोषों का ये बताओगे तो। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं जानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जिनका हैंड रेज हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं और अनम्यूट करके पूछना भी चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हमारे सामने अभी टाइम की लिमिट्स है। एक सर ने जैसे कहा कि चरक संहिता भी हम सारी एक साथ एक समय पे नहीं पढ़ सकते। अभी जो हमने पढ़ा है, जो मार्गदर्शन सर का हमें मिला है, उसको हम आज के लिए ग्रहण करते हैं, नोट डाउन किया होगा हम सब लोगों ने। उम्मीद करता हूँ ये सब हम अनुसरण करेंगे। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि और कनेक्टेड रहे तो यहाँ पे चैट बॉक्स में जो आपके पास लिंक आई है, आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सर से और ये जो सर के सेशंस हैं उन सभी से कनेक्टेड रह सकते हैं। और हम जो अभी 15 दिन की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उन सभी में भी आप सारे कनेक्ट होकर के आपके आगे के भी जो डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर करके आप अपने आप को और निखार करके आप बेहतर वैद्य की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः रंजीत जी, जी सर। किसी ने कोई विद्यार्थी लग रहा है, उसने पूछा कि आप कोई कंसेशन दोगे क्या, तो उसको देख लो एक बार। हाँ, यस सर, श्योर। उसको कांटेक्ट करके अगर किसी को जेन्युइनली कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ज्वाइन कर लो। यस, ठीक है डेफिनेटली सर। ओके। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच इतने बहुमूल्य समय के लिए और इतने अच्छे इनपुट्स के लिए, जिनकी तरफ हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो हमें अभी यहाँ जानने को मिले हैं। और हम बहुत एक्साइटेड भी हैं कि आगे आने वाले 15 दिनों में हमें ऐसे बहुत सारे गूढ़ रहस्यों और अनुक्त विषय जो हैं, जिसको हम शायद समझ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते, हमारी उस दृष्टि का विकास होगा। उसके लिए सर आज का इस सेशन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। मैं तो जो मैंने सीखा है वही बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सारे मेरे गुरुजनों का है। आप सभी ने इतने शांति से सुना और मुझे यहाँ पे बुलाया, और ये प्राणाभी सर जो ग्रुप है उन्होंने आयोजन किया,